हेलो एवरीवन, दिस इज साक्षी विश्नोई। वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। कैसा चैनल जहां पर आपको मिलता है किंडरगार्टन से लेकर 12th क्लास तक के सारे ही सब्जेक्ट के वीडियो लेक्चर्स बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। मैग्नेट ब्रेन से पढ़ने के लिए आपको किसी भी काइंड का सब्सक्रिप्शन परचेज करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज वी प्रोवाइड यू क्वालिटी एजुकेशन, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। स्टूडेंट्स, मैग्नेट ब्रेन्स आप लोगों की पढ़ाई का, आप लोगों की प्रिपरेशन का बहुत ही अच्छे से ध्यान रखती है और इसीलिए अब वीडियो लेक्चर्स के साथ साथ में आप लोगों के लिए अवेलेबल है मैग्नेट ब्रेन्स की बुक्स एंड ई बुक्स। ये जो हमारी बुक्स हैं स्टूडेंट्स, ये बहुत ही हाई क्वालिटी कंटेंट से एनरिच्ड है और ये आपको वेरियस जो है डिविजन्स में मिलेंगी। जैसे कि जो एनसीईआरटी सॉल्यूशंस है उसकी एक बुक हो जाएगी, जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है उनकी एक बुक हो गई, सैम्पल पेपर्स की एक बुक हो गई। तो इस वे से आपकी जो पूरी जो वेरियस आपका सिलेबस है वो वेरियस पार्ट्स में डिवाइडेड है और वो वेरियस बुक्स में जो है आप लोगों को मिलेगा। अगर स्टूडेंट्स आप लोग इन जो बुक्स हैं, ये जो वेरी हाई क्वालिटी कंटेंट के साथ में जो एनरिच्ड जो बुक्स हैं, जो कि आप लोगों को बहुत ही हेल्प करने वाली है आपकी पूरी प्रिपरेशन में, अगर आप इन्हें एक्सेस करना चाहते हैं तो आपको एक सिंपल सी चीज़ करनी है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, वहाँ पर आप लोगों को मिलेगी एक लिंक। उस लिंक को आपको फॉलो करना है, एक फॉर्म फिल करना है और उसे सबमिट कर देना है। उसके बाद में हमारी जो टीम है वो आप लोगों से बहुत ही जल्द कनेक्ट करेगी और आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप लोगों को जो बुक्स है वो प्रोवाइड की जाएंगी। ये जो हमारी बुक्स है स्टूडेंट्स, ये सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिक्स में ही अवेलेबल नहीं है, बल्कि हर एक क्लास में और हर एक सब्जेक्ट में अवेलेबल है। सो डिसाइड कि आप कौन सी क्लास के हो, आपको कौन से सब्जेक्ट की बुक्स चाहिए, आप उस लिंक पर क्लिक कर सकते हो और वहां जो भी पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन आप लोगों से पूछी जा रही है उसे फिल कर जो है उस फॉर्म को आप सबमिट कर दीजिए। उसके बाद में जो है हमारी टीम का हेडेक है वो आप लोगों से बात करेगी, आप लोगों से कनेक्ट करेगी और आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको बुक्स प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, इसी अच्छी बात के साथ में स्टार्ट करते हैं अपने इस लेक्चर को, जिसमें हम लोग देखेंगे हमारा जो 12th इकोनॉमिक्स है उसमें हमारा जो मैग्नेट ब्रेन्स सैम्पल पेपर है उसे हम लोग सॉल्व करेंगे। ये हमारा पेपर 4 होने वाला है। इसका क्लियर मतलब क्या है कि हम 3 पेपर ऑलरेडी जो है सॉल्व कर चुके हैं। इफ अगर आप लोगों ने वो जो 3 पेपर्स हैं वो अगर आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो उन वीडियोस को जाकर देख लीजिए। आप लोगों को जो है सारी चीजें बहुत ही अच्छे से अरेंज्ड प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। ठीक है, तो 3 पेपर हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, अब बारी आती है हमारे पेपर 4 की। ऑल राइट, चलिए स्टार्ट करते हैं एज जो कि हम हर एक पेपर में करते हैं। सबसे पहले हम क्या देखेंगे, अपने जनरल इंस्ट्रक्शंस, जिसमें कि बेसिकली हमारे पास में क्या इंफॉर्मेशन दी है कि आप लोगों के पास में 2 सेक्शन है। सेक्शन ए बिलोंग्स टू मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड सेक्शन बी बिलोंग्स टू इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। उसके बाद में दिस पेपर कंसिस्ट ऑफ 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, जो कि 1 मार्क ईच के होने वाले हैं। 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस मतलब कि 10 बिलोंग्स टू मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड 10 बिलोंग्स टू इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ठीक है, देखो ये जो एमसीक्यूज है स्टूडेंट्स, ये बहुत ही स्कोरिंग चीज है। आपके 80 मार्क्स में से 20 मार्क्स के एमसीक्यूज हैं। अगर आप सीधे सीधे जो है एमसीक्यूज को अगर सही आंसर कर देते हो तो आपके पक्के 20 मार्क्स हो जाएंगे, राइट। और ये बहुत ही मार्क्स स्कोरिंग चीजें हैं। अगर आप लोगों को एमसीक्यूज सॉल्व करना है तो उसके लिए बहुत ज्यादा जो है ना हमें महारती हासिल करने की जरूरत नहीं है। सिंपल बस इतना होना चाहिए कि आपकी एनसीईआरटी में जो भी लिखा हुआ है ना वो अगर आपको पता है तो आप इन एमसीक्यूज को बहुत ही इजीली सॉल्व कर दोगे। एमसीक्यूज आउट ऑफ द बॉक्स, आउट ऑफ द सिलेबस नहीं आने वाले हैं। आपके सिलेबस में जो चीजें दी है उसी में से जो है आपके एमसीक्यूज भी होंगे। ठीक है, तो ये 20 मार्क्स जो है वो काफी मार्क्स स्कोरिंग है आप लोगों के लिए। यहाँ से आप लोग मैक्सिमम मार्क्स जो हो वो स्कोर करने की कोशिश करिएगा। ठीक है, उसके बाद में वी हैव 4 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, जो कि आपके 3 मार्क्स ईच के हैं, जिसमें आपकी वर्ड लिमिट कितनी है, 60 to 80 वर्ड्स की। वर्ड लिमिट के साथ में हमें चलना है, हमें वर्ड लिमिट एक्सीड नहीं करनी है। बोर्ड एग्जाम्स में आपको बिल्कुल प्रिसाइज आंसर लिखना होता है, टू द पॉइंट आंसर लिखना होता है, कोई भी काइंड ऑफ कहानी नहीं बनानी होती है। ठीक है, देन दिस पेपर कंसिस्ट ऑफ 6 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस ऑफ 4 मार्क्स ईच। ठीक है, 4 आपके 3 मार्क्स के क्वेश्चन है और 6 क्वेश्चन है जो कि आपके 4 मार्क्स के क्वेश्चन है। और ये जो 4 मार्क्स के क्वेश्चन है उन्हें आपको आंसर करना है 80 to 100 वर्ड्स में। ठीक है, देन उसके बाद में यू हैव 4 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस, जिसमें कि आपके 6 मार्क्स के क्वेश्चंस होने वाले हैं एंड यू हैव टू आंसर दोस क्वेश्चंस इन 100 to 150 वर्ड्स। ऑल राइट, आई गेस जो जनरल इंस्ट्रक्शंस है वो क्लियर है। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चंस के साथ में और 1 by 1 देखते जाते हैं कि किस टाइप के जो है क्वेश्चंस आप लोगों से आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं विद क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ सेक्शन ए मैक्रो इकोनॉमिक्स।
Which of the following assist in measuring economic activity of a country? इनमें से क्या है जो कि असिस्ट करता है? What? मेजरिंग ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑफ द कंट्री, ठीक है, कंट्री में इकोनॉमिक एक्टिविटी कितनी हो रही है उसे मेजर कौन करता है इन चारों ऑप्शंस में से, ठीक है। ऑप्शंस आर इनकम एक्सपेंडिचर एंड प्रोडक्ट्स अप्रोच, बी आपका इनकम एक्सपेंडिचर एंड कॉस्ट अप्रोच, सी बिजनेस गवर्नमेंट एंड प्रोडक्ट्स अप्रोच, एंड डी पब्लिक प्राइवेट एंड कंज्यूमर्स अप्रोच। इकोनॉमिक एक्टिविटी को आप कैसे मेजर कर सकते हो स्टूडेंट्स? अब देखो, हम लोग मेजर करते हैं नेशनल इनकम, डोमेस्टिक इनकम, ये क्या है? ये आपके इकोनॉमिक एक्टिविटीज का सम अप होता है। तो इन्हें मेजर करने के लिए इनमें से कौन से अप्रोचेस को हम यूज कर सकते हैं? हम यूज करते हैं अपने इनकम अप्रोच को, एक्सपेंडिचर अप्रोच को एंड प्रोडक्ट अप्रोच को, राइट। सो दैट क्लियरली मीन्स कि ये जो चीजें हैं या जो ऑप्शन नंबर ए है वो क्या होगा? हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। अगर वहीं बी पर आओ तो कॉस्ट अप्रोच, क्या कॉस्ट अप्रोच ऐसा कुछ पढ़ा है आपने डोमेस्टिक इनकम या नेशनल इनकम को फाइंड आउट करने में? नहीं पढ़ा है। बिजनेस गवर्नमेंट और प्रोडक्ट अप्रोच ऐसा भी कुछ नहीं होता है, ना ही पब्लिक प्राइवेट और कंज्यूमर अप्रोच होते हैं, राइट। हाँ, हमने इनकम मेथड पढ़ा है, एक्सपेंडिचर मेथड पढ़ा है और प्रोडक्शन मेथड पढ़ा है। सो अकॉर्डिंगली वही हम आंसर करेंगे, दैट इज योर ऑप्शन ए वुड बी द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। फिर आ जाओ नेक्स्ट पर, ब्रोकर्स कमीशन ऑन सेल एंड परचेज ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स इज इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम एज। जो ब्रोकर का कमीशन है किस चीज पर? सेल और परचेज ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स पर, वो हम नेशनल इनकम में इंक्लूड करते हैं, क्योंकि ऑप्शंस आर इट इज द पार्ट ऑफ ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन, बी है आपका इट इज द पार्ट ऑफ कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, C, it is an income earned from rendering productive services in the current year, and D, none of the above। तो ये जो आपका ब्रोकर्स का कमीशन है वो क्या है स्टूडेंट्स? वो कमीशन को हम क्यों इंक्लूड करते हैं इन नेशनल इनकम? बिकॉज वो जो ब्रोकर है वो अपनी प्रोडक्टिव सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, और वो प्रोडक्टिव सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है तो उसके अगेंस्ट जो है या उसके रिटर्न में जो है वो इनकम अर्न कर रहा है। तो दैट मीन्स कि नेशनल इनकम में हम क्यों इंक्लूड कर रहे हैं? बिकॉज वो प्रोडक्टिव सर्विसेज के लिए जो है उसने जो रेंडर की है प्रोडक्टिव सर्विसेज, उसके अगेंस्ट जो है उसने वो चीज अर्न की है। ऑल राइट, तो करेक्ट ऑप्शन वुड बी और ऑप्शन सी, इट इज एन इनकम अर्न्ड फ्रॉम रेंडरिंग प्रोडक्टिव सर्विसेज इन द करेंट ईयर, ठीक है। फिर चले आगे, असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन है, कैसे आंसर करना होता है असर्शन रीजन को? आई गेस अभी तक आप लोग अच्छे से सीख चुके हैं। एक बार छोटा सा रिकैप ले लेते हैं। सबसे पहले हमें क्या देखना है, ये आपका ट्रू है या फॉल्स है, सेम गोज टू रीजन, ट्रू है या फॉल्स है, ठीक है। अगर दोनों ट्रू आ जाते हैं तो फिर नेक्स्ट स्टेप हमारी क्या होती है? हमारी ये स्टेप होती है कि हमें देखना है कि क्या रीजन जो है वो असर्शन को एक्सप्लेन कर रहा है। इफ यस तो ए ऑप्शन वुड बी द करेक्ट ऑप्शन, इफ नो ऑप्शन बी वुड बी द करेक्ट ऑप्शन। इसके अलावा ये हो सकता है कि असर्शन ट्रू है, रीजन फॉल्स है, तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा, और रीजन ट्रू है और असर्शन फॉल्स है अगर, तो उस केस में आपका ऑप्शन डी वुड बी द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। अब चलें आगे और देखते हैं क्वेश्चन को, और उसका जो करेक्ट ऑप्शन है उसे देखते हैं। असर्शन गिवन है, इन इंडिया CRR एंड SLR आर फिक्स्ड बाय द कमर्शियल बैंक। इंडिया में जो CRR और SLR है वो कमर्शियल बैंक फिक्स करती है। क्या ये बात सही है? बिल्कुल नहीं है। क्यों? क्योंकि ये फिक्स किए जाते हैं बाय सेंट्रल बैंक, ठीक है। कैश रिजर्व रेशियो हो गया, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो हो गया, या फिर इस काइंड के कोई भी जो है आपके टूल्स हो गए ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, तो वो कौन कंट्रोल करता है? सेंट्रल बैंक कंट्रोल करती है, कमर्शियल बैंक नहीं करती है। तो आपका असर्शन क्या है? आपका असर्शन फॉल्स है। रीजन क्या है? इन इंडिया CRR एंड SLR आर फिक्स्ड बाय द RBI। इंडिया में CRR और SLR जो है वो RBI फिक्स करती है। क्या ये बात सही है? बिल्कुल सही है। तो आपका असर्शन फॉल्स है, रीजन ट्रू है। करेक्ट ऑप्शन वुड बी और ऑप्शन डी, असर्शन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू, ठीक है। फिर आ जाओ नेक्स्ट पर, MPC ऑफ पुअर इज मोर देन दैट ऑफ रिच। जो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है पुअर का वो ज्यादा होता है देन रिच। क्या ये बात सही है? यस, सही है। क्यों? एमपीसी क्या होता है स्टूडेंट्स? एमपीसी होता है कि आपकी जो एडिशनल इनकम है उसका कितना पार्ट जो है आप कंजम्पशन के लिए यूज कर रहे हो। तो एक पुअर की जब इनकम बढ़ती है
तो उसकी जो स्पेंडिंग टेंडेंसी है वो भी इंक्रीज होती है। क्यों इंक्रीज होती है? बिकॉज उसकी जो वांट्स थे वो फुलफिल नहीं हुए होते हैं, वो सेटिस्फाई नहीं हुए होते हैं जब उसकी इनकम कम रहती है। बिकॉज वो पुअर है तो उसके पास में इतना मनी नहीं है ना कि वो जो चाहे वो खरीद सकता है या जो चाहे वो वांट फुलफिल कर सकता है। उसके वांट्स कैसे रहते हैं? अनफुलफिल्ड या अनसेटिस्फाइड रहते हैं। सो इन दैट केस जब एक पुअर की इनकम बढ़ती है तो वो पर्सन क्या सोचता है कि मैं ये खरीद लूं, मैं ये खरीद लूं, मुझे ये चाहिए था, मुझे वो चाहिए था, ठीक है। सो एमपीसी जो पुअर का होता है वो ज्यादा होता है देन रिच। रिच लोगों का क्या है कि उनके पास में ऑलरेडी मनी है, उनके जो भी वांट्स वगैरह रहते हैं वो ऑलरेडी जो है सेटिस्फाइड रहते हैं। तो विद इंक्रीज इन इनकम उनकी जो टेंडेंसी ऑफ कंजम्पशन है वो ज्यादा नहीं होती है, बिकॉज उनके पास में जो है अनसेटिस्फाइड वांट्स जो है वो कम होते हैं, ठीक है, या नहीं होते हैं। इसीलिए एमपीसी जो है पुअर का वो ज्यादा होता है देन रिच, ठीक है। तो ये आपका ट्रू है। रीजन में लिखा है एमपीसी फॉल्स विद सक्सेसिव इंक्रीज इन इनकम। एमपीसी जो है वो फॉल होता है विद सक्सेसिव इंक्रीज इन इनकम। जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी एमपीसी फॉल होता जाएगा। क्या ये बात भी सही है? बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि देखो इनिशियली हम ज्यादा कंजम्पशन करेंगे अपनी इंक्रीज्ड इनकम का, लेकिन जैसे जैसे हमारी अगर इनकम बढ़ती जाएगी तो फिर एक पॉइंट के बाद में एक नॉर्मल साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग अगर हम लोग देखें तो एक ह्यूमन कैसे रिएक्ट करेगा? वो इस चीज को ऐसे रिएक्ट करेगा कि अब जो है अगर मेरी इनकम बढ़ रही है तो मैं इसका ज्यादा पार्ट जो है वो सेव कर लूं और कंज्यूम कम करूं। ओके, दैट इज जो इंक्रीज इनकम है उसे हम ज्यादा यूज किस में करते हैं? सेविंग्स में करते हैं देन कंजम्पशन। तो इसीलिए जो एमपीसी है वो फॉल होता है विद सक्सेसिव इंक्रीज इन इनकम। ये चीज भी ट्रू है। नाउ क्या ये जो रीजन है ये इस असर्शन का करेक्ट रीजन है? तो ये स्टूडेंट्स उसका करेक्ट रीजन नहीं है, ठीक है। ऑप्शन बी वुड बी द करेक्ट ऑप्शन, ए करेक्ट नहीं होगा, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। क्यों करेक्ट होगा? क्योंकि देखो जो आपका असर्शन है वो किस चीज में बात कर रहा है? आपका असर्शन बात कर रहा है कि एमपीसी जो पुअर का है वो ज्यादा होता है रिच से। क्यों होता है? बिकॉज पुअर जो है उसके जो वांट्स है वो सेटिस्फाइड नहीं होते हैं या वो जो है फुलफिल नहीं होते हैं, इसीलिए जब उसकी इनकम बढ़ती है तो वो अपना कंजम्पशन बढ़ाता है। इसलिए नहीं कि एमपीसी जो है वो आपका सक्सेसिव इंक्रीज इन इनकम के साथ में फॉल होता है। ये तो एक अलग जो है प्रॉपर्टी हो गई है एमपीसी की और वो एक अलग प्रॉपर्टी हो गई, ठीक है। दोनों एक दूसरे के रीजन नहीं है, इसीलिए आपका ऑप्शन बी करेक्ट होगा, ए करेक्ट नहीं होगा। Both assertion and reason is true, but reason is not the correct explanation of assertion. ठीक है, ऑप्शन बी would be the correct option. I guess clear है ये। नेक्स्ट पर आते हैं, what will happen to the money supply when the government purchases securities from open market? अगर गवर्नमेंट जो है वो ओपन मार्केट से सिक्योरिटीज को परचेज कर ले तो मनी सप्लाई पर उसका क्या इफेक्ट होगा? मनी सप्लाई विल इंक्रीज, मनी सप्लाई विल डिक्रीज, मनी सप्लाई विल रिमेन सेम एंड नन ऑफ द अबव, ठीक है। सिंपल सी चीज है, गवर्नमेंट ने क्या किया है? परचेज किया। अगर गवर्नमेंट ने सिक्योरिटीज को परचेज किया है तो अल्टीमेटली गवर्नमेंट उस परचेज के बदले में क्या देगी? मनी जो है वो देने वाली है इकोनॉमी को, राइट। ओके, अगर हम किसी भी इंसान से कुछ भी खरीदते हैं तो हमें उसके लिए क्या करना पड़ता है? पेमेंट करना पड़ता है। तो सेम वे में जब गवर्नमेंट ने उनकी सिक्योरिटीज को परचेज किया है तो उन्हें उसके लिए पेमेंट करना पड़ेगा। पेमेंट करना पड़ेगा, इट मीन्स जो मनी है वो कहाँ आने वाला है? इकोनॉमी में आने वाला है। तो मनी सप्लाई इंक्रीज होगी, डिक्रीज होगी या सेम रहेगी? मनी सप्लाई जो है वो इंक्रीज होगी, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा आपका? ऑप्शन ए, दैट इज मनी सप्लाई विल इंक्रीज, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट वाले पर, विच वन इज द रीजन फॉर अपियरिंग डिफिसिट डिमांड कंडीशन, ठीक है। डिफिसिट डिमांड कंडीशन के पीछे का रीजन क्या है इनमें से? ऑप्शंस देखते हैं। फॉल इन द मनी सप्लाई इन द कंट्री, B is fall in investment demand as the result of rising bank rate, C है fall in disposable income and consumer demand due to increase in taxes, and D is all of the above. डेफिसिट डिमांड वाली कंडीशन का मतलब क्या हो गया कि आपकी इकोनॉमी में जो एग्रीगेट डिमांड है वो कम हो गई है एग्रीगेट सप्लाई से। दैट मीन्स अब जो है कंज्यूमर्स परचेज कम करना चाह रहे हैं, दे आर विलिंग लेस टू परचेज एनी काइंड ऑफ गुड, ठीक है। तो इसीलिए आपकी जो एग्रीगेट डिमांड है वो कम हो गई। अब इसके पीछे का रीजन क्या है? देखो, अगर हम डिमांड नहीं कर रहे हैं
तो हम क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि हमारे पास में मनी की कमी है। ये एक सिंपल सी चीज़ है, अगर आपके पास में पैसा है तो आप चीज़ों को खरीदोगे, आप उन्हें डिमांड करोगे, लेकिन अगर आप लोगों के पास में मनी की कमी है तो आप डिमांड कम करोगे। तो यहाँ पर हम उसी चीज़ को देख रहे हैं कि क्या हो रहा है, डिमांड कम है। तो डिमांड कम क्यों है? क्योंकि यहाँ पर मनी की कमी है। मनी की कमी क्यों हो सकती है? इनमें से क्या रीजंस हो सकते हैं उसका? फर्स्ट वाला है मनी सप्लाई फॉल हो गया इकोनॉमी में। डायरेक्टली बता दें कि हाँ, अगर मनी सप्लाई फॉल होगा तो उसका डायरेक्ट इफेक्ट जो है आपकी एग्रीगेट डिमांड पर पड़ने वाला है। तो दैट मीन्स कि ये जो है ये रीजन है डेफिसिट डिमांड के पीछे का। बी पर आओ, फॉल इन इन्वेस्टमेंट डिमांड एज अ रिजल्ट ऑफ राइजिंग बैंक रेट। बैंक रेट राइज हो रहा है, तो बैंक रेट के राइज होने की वजह से जो इन्वेस्टमेंट डिमांड है वो क्या हो रही है? वो फॉल हो रही है। तो क्या ये आपकी एग्रीगेट डिमांड को कम कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है। उसके बाद में फॉल इन डिस्पोजेबल इनकम, जो डिस्पोजेबल इनकम है जो कि कंज्यूमर्स स्पेंड कर सकते हैं, वो उसमें जो है फॉल है। और एंड कंज्यूमर डिमांड ड्यू टू इंक्रीज इन टैक्सेस, और ये जो है टैक्सेस बढ़ गए इसलिए डिस्पोजेबल इनकम कम हो गई। अब अगर डिस्पोजेबल इनकम कम हो गई स्टूडेंट्स, तो उसकी वजह से जो ओवरऑल डिमांड है उस पर भी इफेक्ट पड़ेगा, राइट? तो जो डिमांड है वो भी क्या होगी? वो भी फॉल होगी। सो दैट मीन्स आपका जो ऑप्शन सी है वो भी करेक्ट ऑप्शन है। ओवर एंड ऑल जो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा वो क्या होगा? योर ऑप्शन डी, दैट इज ऑल ऑफ दी अबव। ठीक है, तो आई गेस क्वेश्चन जो है क्लियर हो गया आप लोगों को। नेक्स्ट वाले पर आते हैं। Which of the following is not a revenue receipt? इनमें से क्या है जो कि रेवेन्यू रिसीट नहीं है? रेवेन्यू रिसीट क्या होती है? ऐसी रिसीट जिनकी वजह से असेट या लाइबिलिटी पर कोई भी इफेक्ट नहीं होगा, ठीक है, उन्हें हम रेवेन्यू रिसीट कहते हैं। अब देख लो, रिकवरी ऑफ लोन्स, लोन्स की रिकवरी हुई है तो इसकी वजह से क्या हो रहा है? इसकी वजह से असेट जो है वो डिक्रीज हो रहा है, दैट मीन्स ये रेवेन्यू रिसीट नहीं है। फीस एंड फाइन्स, ठीक है, जो फीस और फाइन्स है, क्या इसकी वजह से कोई भी काइंड ऑफ जो है आपका क्या हो रहा है? आपका जो है लाइक असेट या लाइबिलिटी पर कोई इफेक्ट हो रहा है? बिल्कुल नहीं हो रहा है, राइट? तो दैट मीन्स कि ये क्या है? ये रेवेन्यू रिसीट है। अब एक चीज देखना, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है कि नॉट अ रेवेन्यू रिसीट बताना है हमें। इनमें से कौन सी है जो कि रेवेन्यू रिसीट नहीं है? दैट मीन्स हमें ये बताना है कि कैपिटल रिसीट कौन सी है। फर्स्ट वाला देख लो, रिकवरी ऑफ लोन्स, क्या ये रेवेन्यू रिसीट है? नहीं है। तो रेवेन्यू रिसीट नहीं है, इसका मतलब वही हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है? ये तो आपका रेवेन्यू रिसीट है। कलेक्शन ऑफ टैक्सेस, ये भी क्या है? ये भी आपका रेवेन्यू रिसीट है। फॉरेन ग्रांट्स भी आपका क्या है? रेवेन्यू रिसीट है। तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या आ जाएगा? योर ऑप्शन ए, दैट इज रिकवरी ऑफ लोन्स। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर। आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है हमें ये बताना है। द फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम गिव्स द गवर्नमेंट मोर फ्लेक्सिबिलिटी टू मेंटेन लार्ज स्टॉक्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। बी आपका है, इन द मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम द गवर्नमेंट इंटरवीन्स टू बाय एंड सेल foreign currencies. C, in the managed floating exchange rate system, the central bank intervenes to moderate exchange rate fluctuations. और D है, in fixed exchange rate system, market forces fix the exchange rate. करेक्ट या ट्रू वाली स्टेटमेंट कौन सी है? ऑप्शन सी। आई गेस कोई इसमें डाउट नहीं होगा। मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम में जो सेंट्रल बैंक होती है वो इंटरवीन करती है टू मॉडरेट दी एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशंस। ठीक है, यहाँ पर क्या है आपके ऑप्शन बी में? गवर्नमेंट दिया है। गवर्नमेंट इंटरवीन नहीं करती स्टूडेंट्स, सेंट्रल बैंक इंटरवीन करती है, ठीक है, इसलिए आपका ऑप्शन सी गलत है। ए को देखो तो ए बात कर रहा है फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम की, और फिर उसके आगे जो है गवर्नमेंट आ गया। तो फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम में गवर्नमेंट तो कहीं से आएगी ही नहीं, राइट? क्योंकि फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम में मार्केट जो है वो फ्री होता है, ठीक है, वहां पर फ्रीली जो है फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई अप्लाई होती है। देन उसके बाद में डी वाले को देखो तो फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम में जो है डिमांड और सप्लाई की बात की गई, तो ये भी आपकी क्या है? इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। तो योर करेक्ट स्टेटमेंट इज योर ऑप्शन सी, दैट इज इन मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम द सेंट्रल बैंक इंटरवीन्स टू मॉडरेट एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशंस। ठीक, आई गेस क्वेश्चन इज क्लियर। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर आ जाए। Choose the correct pair of statement from the following given set of statement in column A, in column 1 and column 2. ठीक है, कॉलम 1 और कॉलम 2 है, हमें करेक्ट सेट ऑफ पेयर बताना है, ठीक है। ऑप्शंस देखोगे तो A1 2B 3C 4D ये जो है इनमें से हमें करेक्ट सेट ऑफ पेयर बताना है। ऑलराइट, देख लेते हैं। नॉर्मल रेसिडेंट ज्योग्राफिकल एरिया, क्या नॉर्मल रेसिडेंट ज्योग्राफिकल एरिया में सिचुएटेड है?
अपार्ट फ्रॉम जोग्राफिकल एरिया हमारी जो इकोनॉमिक टेरिटरी है उसमें सिचुएटेड होते हैं, ठीक है। कंजम्पशन गुड्स एडमिनिस्टर्ड बाय द गवर्नमेंट, ये चीज तो बिल्कुल जो है अपार्ट हो गई है। नॉर्मल रेसिडेंट अ पर्सन हु लिव्स इन अ कंट्री, क्या नॉर्मल रेसिडेंट वो पर्सन है जो कि कंट्री में रहता है, बिल्कुल सही है। नेट फैक्टर इनकम, इनकम पेड टू अ रेसिडेंट, नेट फैक्टर इनकम वो इनकम जो कि रेसिडेंट को पे की गई है। तो नेट फैक्टर इनकम क्या होती है, कितनी आपने पे की है और कितनी आपने रिसीव की है, दोनों का डिफरेंस, ठीक है। तो दैट इज, ये भी क्या है आपकी रॉन्ग है। करेक्ट वाला आपका जो पेयर है वो कौन सा है आपका 3C is the correct pair, that is normal resident a person who lives in a country। तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा यार, ऑप्शन सी, that is 3C, ठीक है। फिर जो है आइडेंटिफाई द करेक्ट पेयर ऑफ स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग कॉलम 1 and 2, देखते हैं क्या गिवन है। सप्लाई कर्व ऑफ फॉरेन एक्सचेंज अपवर्ड स्लोपिंग कर्व, एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया टू जापान, डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज फ्रॉम इंडिया, repayment of international loan, sources of supply of foreign exchange, and D is depreciation of domestic currency, government plays important role, ठीक है। सबसे पहले A1 अगर हम लोग देखें तो सप्लाई कर्व ऑफ फॉरेन एक्सचेंज अपवर्ड स्लोपिंग कर्व, सप्लाई कर्व किसी भी चीज का कैसा होता है, अपवर्ड स्लोपिंग होता है। तो अगर फॉरेन एक्सचेंज की भी बात कर रहे हैं हम सप्लाई कर्व की, तो वो अपवर्ड स्लोपिंग होगा, बिल्कुल होगा। एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया टू जापान, डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज फ्रॉम इंडिया, एक्सपोर्ट किया है हमने इंडिया से जापान, तो अब जो है हमारे पास में फॉरेन एक्सचेंज की सप्लाई आने वाली है, जापान वाले हमें पे करेंगे बिकॉज उन्होंने हमारे गुड्स को खरीदा है। तो ये डिमांड नहीं, ये सप्लाई का एक जो है आपका सोर्स है, ठीक है। तो ये आपका रॉन्ग हो गया। रीपेमेंट ऑफ इंटरनेशनल लोन्स, सोर्सेज ऑफ सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, हम इंटरनेशनल लोन्स को अगर रीपे कर रहे हैं तो क्या वो सप्लाई का सोर्स है या डिमांड का सोर्स है, दैट इज द सोर्स ऑफ डिमांड। हमें चाहिए है फॉरेन एक्सचेंज तभी हम रीपे कर पाएंगे, ठीक है। हम सप्लाई नहीं कर रहे हैं फॉरेन एक्सचेंज को, हम डिमांड करेंगे, ऑलराइट। डेप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी, डेप्रिसिएशन किन रीजंस की वजह से होगी, मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई की वजह से होगी, गवर्नमेंट की वजह से नहीं होगी। तो डेप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी में गवर्नमेंट नहीं आएगी, तो आपका D4 भी क्या है, गलत है। तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, A1 वाला, दैट इज सप्लाई कर्व ऑफ फॉरेन एक्सचेंज अपवर्ड स्लोपिंग कर्व। तो करेक्ट ऑप्शन वुड बी और ऑप्शन ए, दैट इज A1, ठीक है। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर, यहाँ पर हमारे MCQs कंप्लीट हो जाते हैं। अब हम लोग आ जाते हैं हमारे जो क्वेश्चन आंसर्स है उन पर। सबसे पहले स्टार्टिंग विथ जो है आपका 11th क्वेश्चन जो कि 3 मार्क्स का है। अब देखो आप लोगों को क्या ध्यान देना है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन को पढ़ना है, क्वेश्चन को समझना है, खुद उसे आंसर करने की कोशिश करो, मैं आंसर बता रही हूँ उसके पहले। और ये देखो कि आपका जो आंसर फॉर्मेटिंग थी आंसर की वो सही थी या नहीं थी, ठीक है। मेन चीज आप लोगों को ये सीखनी है कि आपको प्रॉपर फॉर्मेटिंग आनी चाहिए कि अगर 3 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आपको कितना बड़ा आंसर लिखना है, क्या क्या पॉइंट्स आपको उसमें लेने हैं, ये चीजें जो है आप लोगों को क्या होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। और इसके अपार्ट जो हम वेरियस नंबर ऑफ क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं, इन क्वेश्चंस पर भी ध्यान देना, क्योंकि ये जो वेरियस हमारे जो सैम्पल पेपर्स आप लोग देखोगे, हर एक सैम्पल पेपर में डिफरेंट क्वेश्चन है। तो अगर आपने स्टूडेंट सारे मैग्नेट ब्रेन्स के सैम्पल पेपर को सॉल्व कर लिया तो आई कैन अश्योर यू कि आपका जो पूरा सिलेबस है वो बहुत ही अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। ऑल्सो अगर किसी भी पॉइंट पर आपको ये लगे कि मैम इस पर्टिकुलर आंसर को जो है आपको थोड़ा सा डीप में पढ़ाना चाहिए था, हमें समझ में नहीं आया है, तो इसके लिए थोड़ी सी मेहनत आपको करनी है, दैट इज वीडियोस एक एक टॉपिक पर बने हुए हैं, आप लोग जाकर उन वीडियोस को देखो जिसमें कि मैंने हर एक चीज जो है बहुत ही डीप में और डिटेल में पढ़ाई है, ठीक है। यहाँ पर मैं क्वेश्चन आंसर जब सॉल्व करवा रही हूँ तो आई एम अज्यूमिंग कि आप लोग अपना सिलेबस कंप्लीट कर चुके हो, इसीलिए मैं फिर से जो है पॉइंट 0 से ना स्टार्ट कर कर क्या करूंगी, जो चीजों की जो आंसर्स का जो क्रिम्स है वो समझाऊंगी, ठीक है। तो हो सकता है मैं उतना डिटेल में ना जाऊं, तो इफ यू वांट डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन आपको सिंपल सी चीज क्या करनी है, वो जो ऑलरेडी हमारे वीडियोस अवेलेबल है उन्हें देखो और अपना जो भी पर्टिकुलर टॉपिक है, जो भी पर्टिकुलर कंसेप्ट है उसे अच्छे से समझ लो, ठीक है। आ जाओ क्वेश्चन पर, देखते हैं क्या पूछ रहा है क्वेश्चन। Why should the aggregate final expenditure of an economy be equal to the aggregate factor payments explain, ठीक है। क्यों जो है
जो एग्रीगेट फाइनल एक्सपेंडिचर होता है इकोनॉमी में, वो एग्रीगेट फैक्टर पेमेंट के इक्वल क्यों होना चाहिए, इसे हमें एक्सप्लेन करना है। जैसे कि क्वेश्चन का मतलब समझते हैं। सबसे पहले तो एक सिंपल सी चीज है कि आप मान लो कि मेरे अंडर वर्क कर रहे हो, ठीक है, मेरी कोई भी एक पर्टिकुलर कंपनी है XYZ लिमिटेड और आप उसमें वर्क कर रहे हो, आपकी सैलरी है 40,000 रुपीज की, ठीक है, मैंने आपको पे किए 40,000 रुपीज, तो अब आपके जो एक्सपेंडिचर होने चाहिए वो 40,000 के होने चाहिए। एक नॉर्मल सी चीज है ये तो, कि भाई आप जितना कमा रहे हो आप उतना ही स्पेंड कर सकते हो, या फिर आपका कुछ अगर पहले की सेविंग है तो आप उसमें से यूज कर सकते हो, ठीक है। लेट्स टेक फॉर एन एग्जांपल कि एक ईयर में आपकी जो पूरी इनकम है दैट इज 1 लाख रुपीज, ठीक है, आपकी कोई पास्ट इनकम नहीं है, आपने इसी साल वर्क स्टार्ट किया है और आपकी जो पूरी ईयर की इनकम है वो 1 लाख रुपीज की है। तो अब अगर इस सेंस से देखें तो आपके जो एक्सपेंडिचर है वो भी 1 लाख के ही होने चाहिए, मतलब कि इससे कम हो सकते हैं लेकिन 1 लाख से आप ज्यादा तो नहीं कर सकते ना, क्योंकि आप जितना कमा रहे हो आप उतना ही स्पेंड करोगे, उससे ज्यादा आप कैसे स्पेंड करोगे, राइट। सो ये दोनों चीजें इक्वल क्यों होनी चाहिए, इस चीज को हमें क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। अब इसे आप एक्सप्लेन कैसे करोगे स्टूडेंट्स, एक सिंपल सी लैंग्वेज में आप उन्हें बताओ कि देखो भाई, ऑब्वियस सी बात है कि जितना हम पे कर रहे हैं या जितनी एक पर्सन या जितनी हम इकोनॉमी में फैक्टर पेमेंट्स देखते हैं, दैट मीन्स कि उतना ही वर्क जो है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन ने किया है और उन्होंने उतना मनी क्या किया है, अर्न किया है, तो अकॉर्डिंग टू देयर अर्निंग्स वो स्पेंडिंग करेंगे, ठीक है। इसीलिए जो आपका फैक्टर पेमेंट है उसके बराबर ही क्या होगा, आपके एक्सपेंडिचर्स होने वाले हैं। All right, so the sum of final expenditure in an economy must be equal to income received by all the factors of production taken together. Final spending on final goods, it does not include spending on intermediate goods, ठीक है। हम जो है intermediate goods पर जो spending है उसे नहीं लेंगे, सिर्फ final spending final goods पर ही consider करेंगे, ठीक है। तो ऐसा क्यों होना चाहिए? This follows from the simple idea that the revenues earned by all the firms put together must be distributed among the factors of production as salaries, wages, profits, interest, earnings and rents, ठीक है। एक कंसेप्ट पढ़ा था स्टूडेंट्स हम लोगों ने अपना सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में, क्या पढ़ा था, एक जो है हमारा प्रोडक्शन फेज होता है, राइट। प्रोडक्शन फेज में क्या होता है, इनकम जनरेट होती है, क्या हो रहा है यहाँ पर, इनकम जो है वो जनरेट होती है। फिर ये जो इनकम जनरेट होती है वो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को क्या की जाती है, डिस्ट्रीब्यूट की जाती है, ठीक है। जो सेकेंड वाला फेज आता है हमारा वो आता है आपका डिस्ट्रीब्यूशन का, जो वेरियस फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं हम उन्हें जो ये इनकम है वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। फिर जब लोगों को ये डिस्ट्रीब्यूट कर दी है तो उसके बाद में जो सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है वो क्या करने वाले हैं, इस इनकम को स्पेंड करने वाले हैं और अपने वांट्स को फुलफिल करेंगे। तो फिर आती है स्पेंडिंग वाला फेज, दैट इज डिस्पोजिशन फेज, राइट। और इस डिस्पोजिशन फेज में हो क्या रहा है, ये जो इनकम यहां से जनरेट हुई थी वो वापस घूमकर इस प्रोडक्शन यूनिट पर आ जाती है, राइट। ये पर्टिकुलर पूरा कंसेप्ट हम लोगों ने पढ़ा है अपने सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में, और सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में हम यही पढ़ते हैं कि जितनी इनकम जनरेट हुई है वो पूरी की पूरी इनकम कहाँ आ गई, वापस यहीं पर आ गई है, इस पॉइंट 1 पर। फिर से जो है इनकम जनरेट होगी, वो फिर से डिस्ट्रीब्यूट होगी, फिर से डिस्पोजिशन होगा, फिर से प्रोडक्शन फेज पर जो है इनकम आ जाएगी। इस वे में जो साइकिल है वो क्या होती है, चलती रहती है। ये नेवर एंडिंग जो साइकिल है वो हमेशा चलती रहती है, ठीक है। इसमें हम लोग अज्यूम करते हैं कि यहाँ पर कोई सेविंग कोई इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहा है, जितना आप लोग कमा रहे हो उतना आप लोग क्या कर रहे हो, स्पेंड कर रहे हो, ठीक है। तो उन असम्पशंस को अपने माइंड में रखना है, बिकॉज ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। अगर ये 6 मार्क्स का क्वेश्चन होता तो हम असम्पशंस भी साथ में लिख देते। 3 मार्क्स का क्वेश्चन है तो सिर्फ इतनी चीजें हम लोगों ने एक्सप्लेन कर दी। इसके साथ साथ में ये जो डायग्राम था आप वो बना सकते हो, जिससे कि आपका आंसर जो वो थोड़ा ज्यादा क्या रहेगा, इफेक्टिव बन जाएगा, ठीक है। तो आई गेस जो क्वेश्चन है वो आप लोगों को क्या हो गया, अच्छे से क्लियर हो गया। अब आ जाते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर और देखते हैं इसमें क्या पूछा गया है। क्वेश्चन है, स्टेट द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग, फर्स्ट एक्स एंड सेविंग, फुल एम्प्लॉयमेंट एंड ऑटोनॉमस कंजम्पशन। देखो 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, 3 हम लोगों से चीजें पूछी गई है, दैट क्लियरली मीन्स कि 1 मार्क बिलोंग्स टू ईच वन ऑफ देम, ठीक है। 1-1 मार्क के सब है, हमें 1-1 मार्क के हिसाब से क्या करना है, आंसर करना है। अब
जो है आपका एक एक मार्क का आंसर, इट मीन्स 1 और ज्यादा से ज्यादा 2 लाइन में आंसर आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए, ठीक है। एक्स एंड सेविंग स्टार्ट करते हैं सबसे पहले। सो दिस रिफर्स टू द प्लान सेविंग्स एट डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम इन एन इकोनॉमी, ठीक है। ये क्या है, ये आपकी प्लान सेविंग्स है, ठीक है। एक्स एंड प्लान्ड होता है और एक्स पोस्ट क्या होता है, आपका एक्चुअल होता है। तो एक्स एंड सेविंग्स आर दी प्लान सेविंग्स ऑफ द इकोनॉमी। Full employment, it refers to a situation of no voluntary unemployment. इसे थोड़ा सा आप जो है elaborate करके ऐसे भी लिख सकते हो कि full employment वो condition होती है जिसमें कि हर एक वो person जो कि work करना चाहता है उसे work मिल रहा है at the prevailing wage rates, ठीक है। तो full employment में आप वो चीज भी add कर सकते हो। इनफैक्ट कर नहीं सकते हो, आपको करना ही चाहिए, बिकॉज वो ज्यादा क्या है, हमारी बेटर डेफिनेशन हो गया। और उसके आगे आप ये भी लिख दो कि इट इज अ सिचुएशन ऑफ नो इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। तो ये आपका फुल एम्प्लॉयमेंट हो जाएगा। ऑटोनॉमस कंजम्पशन क्या होता है, जीरो लेवल ऑफ इनकम पर जो हम कंज्यूम करते हैं या जीरो लेवल ऑफ इनकम पर जो हमारा कंजम्पशन रहता है वो ऑटोनॉमस कंजम्पशन होता है। सो रेफर्स टू द मिनिमम लेवल ऑफ कंजम्पशन फॉर सर्वाइवल इवन एट द जीरो लेवल ऑफ इनकम, ठीक है। अब इसके आगे आप क्या कर सकते हो, इट इज डिनोटेड बाय सी बार, ये हो जाएगा। यूजुअली ये जो ऑटोनॉमस कंजम्पशन है ये डिस सेविंग से जो है फुलफिल किया जाता है, ठीक। ये हो जाएगा हमारा कंप्लीट आंसर। अब आ जाते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर। गिवन सेविंग कर्व, डिराइव द कंजम्पशन कर्व एंड स्टेट द स्टेप्स इन डूइंग सो, यूज डायग्राम। आपको ये बोला गया है कि मान लीजिए आप लोगों के पास में सेविंग कर्व ऑलरेडी है, तो अगर सेविंग कर्व है तो अब आपको क्या डिराइव करना है, अब आपको डिराइव करना है उससे कंजम्पशन कर्व। कैसे आप सेविंग कर्व से कंजम्पशन कर्व डिराइव करते हो, आपकी उसको आपको जो है उसकी स्टेप्स बताना है, प्लस जो डायग्राम है वो आपको क्या करना है, बनाना है, ठीक है। आपका ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। देख लेते हैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के आंसर को। अब सबसे पहले हम लोग डायग्राम देख लेते हैं और स्टेप्स पर बाद में आएंगे, ठीक है। अब आपको बोला गया कि सेविंग कर्व आप लोगों के पास में गिवन है स्टूडेंट्स, तो सेविंग कर्व जो है वो हमें ऊपर बनाना है और नीचे हमारा कंजम्पशन कर्व आएगा, ठीक है। सेविंग कर्व बना लेंगे सबसे पहले। तो वी नो कि सेविंग कहाँ से स्टार्ट होती है, नेगेटिव एक्सेस से स्टार्ट होती है, तो हमने यहाँ से सेविंग को स्टार्ट करके एक लाइन बना दी, हो गया। आपकी जो इनकम वाला लेवल है वो आपको सेविंग कर्व में बनाने की जरूरत नहीं है। इनकम कर्व हमारी 45 डिग्री की लाइन होती है, लेकिन सेविंग कर्व में हमें जो है उसकी जरूरत होती नहीं है। नाउ वी नो कि ये जो पर्टिकुलर नेगेटिव एक्सेस में हम लोग आए हैं वो क्यों आए हैं, क्योंकि उतना जो है हम लोग कंज्यूम कर रहे हैं, ठीक है। अगर ये सेविंग, ये डिस सेविंग कर रहे हैं तो डिस सेविंग के पीछे का रीजन क्या है, कंजम्पशन। दैट मीन्स कि उतना जो हमारा ऑटोनॉमस कंजम्पशन होने वाला है। तो ये जो जीरो एस बार गिवन है स्टूडेंट्स, वो आपको लेवल बताएगा कि आपका कंजम्पशन कर्व कहाँ से स्टार्ट होने वाला है। अब आते हैं हम लोग अपने नीचे वाले ग्राफ पर। इसमें आप लोगों को आपने जो है ये बना लिया, आपके एक्सेस बना लिया, कंजम्पशन बना लिया, इनकम बना लिया। इनकम में आपको सबसे पहले 45 डिग्री की लाइन बना देनी है। वो आपकी 45 डिग्री की जो लाइन है वो आपका इनकम कर्व बन जाएगा, ठीक है। ये जो जीरो एस बार है वो पर्टिकुलर एरिया आप यहाँ पर लोगे और उसे आपने मार्क कर दिया है क्या, सी बार, ठीक है। दैट इज ऑटोनॉमस कंजम्पशन। नाउ एट पॉइंट ई कहां पर, सेविंग कर्व पर, ठीक है। ये पॉइंट ई लिया है हमने सेविंग कर्व पर। ये क्या शो कर रहा है कि आपकी सेविंग्स जो है वो जीरो है। अगर सेविंग जीरो है स्टूडेंट्स, इट मींस कि कंजम्पशन और इनकम क्या होने वाले हैं, इक्वल होने वाले हैं। दिस इज द ब्रेक इवन पॉइंट। कंजम्पशन और इनकम जो है वो एक दूसरे के इक्वल होंगे। सो इस चीज को आपको जो है एक लाइन बनानी है, एक स्ट्रेट लाइन बनानी है, और इस जो हमारा इनकम वाला कर्व है उस पर एक पॉइंट मार्क कर देना है। इसे हमने नेम दे दिया बी। अब हमारे पास में 2 पॉइंट्स आ गए हैं, एक ये और एक ये। इन दोनों को आपको क्या करना है, इन दोनों को आपको ज्वाइन करना है और उसे एक्सटेंड कर देना है फर्दर। ये बन जाएगा हमारा कंजम्पशन कर्व, ठीक है। तो कैसे हम सेविंग कर्व से कंजम्पशन कर्व पर डिराइव हो सकते हैं, आई गेस ये चीज आप लोगों को क्लियर हो गई है। अब इसे ही हम क्या करेंगे, अब इसे जो है हम लोग एक्सप्लेन कर देते हैं, इसकी जो स्टेप्स है वो बता देते हैं। सबसे पहले स्टेप पे आ जाती है, एट जीरो लेवल ऑफ इनकम द सेविंग्स आर ओ एस बार, ठीक है। जीरो लेवल ऑफ इनकम पर जो सेविंग है वो कितनी है, ओ एस बार है आपकी।
then which is the amount of autonomous consumption at y is equals to 0। ये जो OS बार है स्टूडेंट्स, ये क्या बता रहा है, अमाउंट ऑफ ऑटोनॉमस कंजम्पशन, कहां पर, जब y is equals to 0 है, दैट मीन्स आपकी इनकम 0 है। सो माइनस OS बार इज इक्वल्स टू OC बार। माइनस क्यों बोला है, बिकॉज ये नेगेटिव एक्सेस में है, ठीक है। तो ये जो माइनस OS बार है, मतलब कि जो डिस सेविंग है वो किसके इक्वल होगी, आपके कंजम्पशन के इक्वल होगी, दैट मीन्स OC बार के इक्वल होगी। तो माइनस OS बार इज इक्वल्स टू OC बार, हेंस द कंजम्पशन विल स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट C बार, और इसीलिए जो कंजम्पशन है वो कहां से स्टार्ट हो रहा है, आपके पॉइंट C बार से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। नाउ सेकेंड में है, वी ड्रॉ 45 डिग्री लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन, दिस इज द इनकम लाइन ऑन कंजम्पशन कर्व, ठीक है। इसके आगे ये चीज और ऐड कर लेना, ऑन कंजम्पशन कर्व, बिकॉज हम जो है ये कहां पर ड्रॉ कर रहे हैं, कंजम्पशन कर्व पे ड्रॉ कर रहे हैं, एक 45 डिग्री की लाइन जो कि ओरिजिन से पास हो रही है, इसे हम इनकम लाइन कहते हैं। ये वाली लाइन हो गई हमारी, ऑल राइट। नाउ थर्ड वाले पर आओ, नाउ वी ड्रॉ अ वर्टिकल लाइन फ्रॉम पॉइंट E where saving is 0, at 0 level of saving C is equals to Y, so B is the break even point, ठीक है। अब हमने क्या किया, ये जो पॉइंट E है, इस पॉइंट से हमने क्या बनाया, एक वर्टिकल लाइन बनाई, इनकम तक लेकर आए, और इस पॉइंट पर, E वाले पॉइंट पर सेविंग इज इक्वल्स टू 0 है, सो दैट मीन्स कि ये जो है आपका क्या शो कर रहा है, C इज इक्वल्स टू Y है, तो अपना जो पॉइंट B है दैट इज शोइंग द ब्रेक इवन पॉइंट, ठीक है। Then the consumption curve is derived by meeting C bar and B, E नहीं आएगा, ये B आएगा, and extended it forward, ठीक है। तो कंजम्पशन कर्व कैसे डेराइव होगा, ये C बार और B को मिला दो और इसको इसको जो है और फॉरवर्ड जो है एक्सटेंड कर दो, तो आपके पास में आपका कंजम्पशन कर्व आ जाएगा। ऑल राइट, आई गेस क्वेश्चन क्लियर हो गया अच्छे से कैसे आंसर करना है, ठीक है। आगे चले नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर। अब इसी का एक और वाला क्वेश्चन है, देख लेते हैं क्या गिवन है। एक्सप्लेन द बेसिस ऑफ क्लासिफाइंग टैक्सेस इनटू डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस, गिव एग्जांपल। आप किसी भी टैक्स को डायरेक्ट टैक्स या फिर इनडायरेक्ट टैक्स जो है वो कैसे बताते हो, एग्जाम्पल के साथ में हमें बताना है, ठीक है। दैट मीन्स किस बेसिस पर जो है आप डिस्टिंग्विश करते हो कि ये पर्टिकुलर टैक्स आपका डायरेक्ट टैक्स है और ये पर्टिकुलर आपका इनडायरेक्ट टैक्स है, ठीक है। वो जो बेसिस के हमारे पॉइंट्स है वो हमें बताने हैं। सो द टैक्सेशन इज द लीगल एसेंशियल पेमेंट इम्पोज्ड बाय द गवर्नमेंट। द बेसिस ऑफ क्लासिफाइंग टैक्सेस इनटू डायरेक्ट एंड indirect tax are as follows. First one is final burden. Direct taxes are those taxes the final burden of which falls on everyone who makes the payment to the government, whereas indirect taxes are those which are paid to the government by one person but their burden is borne by the another person, ठीक है। so that means हमने फाइनल बर्डन के बेसिस पर बताया कि डायरेक्ट टैक्स जो है उसका बर्डन जो है वो उसी पर्सन पर होता है जो कि पे कर रहा है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं इनकम टैक्स पे कर रही हूँ तो उसका बर्डन मेरे ऊपर ही है, ठीक है। लेकिन अगर वही हम इनडायरेक्ट टैक्स की बात करें तो जो पर्सन पे कर रहा है उसके ऊपर उसका बर्डन नहीं होता है उस टैक्स को पे करने का। फॉर एग्जाम्पल मैं प्रोडक्शन कर रही हूँ, मैंने गुड्स बनाए हैं, उन पर मुझे क्या करना है, टैक्स पे करना है, तो एक्चुअली मैं टैक्स पे मैं कर रही हूँ, मतलब कि मैं नहीं कर रही हूँ, बट अगर हम लोग देखें अपना जो पूरा जो रिकॉर्ड्स है उसमें देखें तो मेरे पास से जो है बताया जाएगा कि मैंने इतना जो है इनडायरेक्ट टैक्स या इतना जो है जीएसटी पे किया है। लेकिन क्या एक्चुअली में वो मैंने पे किया है, क्या मेरे पैसों से पे किया है मैंने, नहीं। मैंने क्या किया है, वो जो बर्डन है वो शिफ्ट कर दिया, वो जिसने भी मेरे गुड्स को यूज किया है उस पर्सन ने उस टैक्स को पे किया है, ठीक है। तो जो आपका इनडायरेक्ट टैक्स है वो पे कोई और करता है और उसका बर्डन किसी और पर होता है, और वहीं जब हम डायरेक्ट टैक्स की बात करते हैं तो डायरेक्ट टैक्स जो पे करता है उसी के ऊपर उसका बर्डन होता है, ठीक है। Then comes to shifting of tax. So direct taxes are never shifted to other person, whereas the indirect taxes can be shifted, ठीक है। Then progressiveness, ठीक है। So direct taxes are generally regressive. Their real burden is more on the poor, whereas indirect taxes are regressive. This is progressive, ठीक है। जो आपका डायरेक्ट टैक्सेस है वो जनरली आपके प्रोग्रेसिव होते हैं, जो रियल बर्डन है वो
रिच पर होता है स्टूडेंट्स, ठीक है। आपके जो प्रोग्रेसिवनेस की बात करें तो जो डायरेक्ट टैक्सेस हैं उनका ज्यादा बर्डन किस पर है, रिच पर है, ठीक है। कि जो लोग जिसकी जितनी ज्यादा इनकम उसे उतना ज्यादा क्या करना है, टैक्स पे करना है। और वहीं अगर हम इनडायरेक्ट टैक्स की बात करें सो दे आर रिग्रेसिव इन नेचर। एग्जाम्पल्स अगर हम लोग देख लें तो डायरेक्ट टैक्सेस के आ गए आपके इनकम टैक्स, कॉर्पोरेशन टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्सेस के आ गए आपके सर्विस टैक्स, एक्साइज ड्यूटी एंड ऑल, ठीक है। आई गेस क्लियर है क्वेश्चन। आ जाए नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर। आप डिस्टिंग्विश बिटवीन ऑटोनॉमस एंड अकोमोडेटिंग बैलेंस ऑफ पेमेंट ट्रांजैक्शंस, ठीक है। जो ऑटोनॉमस और अकोमोडेटिंग बैलेंस ऑफ पेमेंट ट्रांजैक्शंस है उनके बीच में हमें डिफरेंस बताना है। बता देते हैं, एक टेबल फॉर्मेट में हम लोग जो है डिफरेंस शो करने वाले हैं। हमेशा जो है स्टूडेंट्स इस चीज को हैबिट बना लो कि अगर आप लोगों के पास में डिफरेंस वाला क्वेश्चन आया है तो उसे आप जो हो टेबल फॉर्मेट में ही कंप्लीट करने वाले हो। सबसे पहले जो है हम लोग देखेंगे मीनिंग, इसके बेसिस पॉइंट हम लोग बनाएंगे। फर्स्ट वन इज द मीनिंग। Autonomous transactions refer to those international economic transactions that are undertaken with the sole motive of earning profit, ठीक है। Autonomous transactions को हम क्या कहते हैं, ये वो transactions हैं जो कि प्रॉफिट मोटिव के जो है एम से हम लोग क्या करते हैं, इन्हें अंडरटेक करते हैं। और वहीं जब हम अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शंस की बात करते हैं सो दीज रेफर टू दोज इंटरनेशनल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस दैट आर अंडरटेकन टू करेक्ट द डिसइक्विलिब्रियम इन दी ऑटोनॉमस आइटम्स, ठीक है। ऑटोनॉमस आइटम्स में जो भी डिसइक्विलिब्रियम ऑकर होता है उसे करेक्ट करने के लिए हम लोग अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शंस को अंडरटेक करते हैं। जो भी पर्टिकुलर डिसइक्विलिब्रियम आया है उसे वापस इक्वल करने के लिए जो है अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शंस को यूज किया जाता है, ठीक है। देन ऑटोनॉमस ट्रांजैक्शंस आर क्लासिफाइड अबव द लाइन आइटम्स इन बीओपी। क्लासिफिकेशन कैसा है ऑटोनॉमस ट्रांजैक्शंस का, ऑटोनॉमस ट्रांजैक्शंस को हम अबव द लाइन जो है ट्रांजैक्शंस कहते हैं, वहीं अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शंस जो है वो बिलो द लाइन आइटम्स में आते हैं, ठीक है। Then such transactions are independent of the BOP status of the country. ऑटोनॉमस ट्रांजैक्शंस को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है बीओपी का स्टेटस जो है वो डेफिसिट में है, वो सरप्लस में है, वो कैसा है, उससे ऑटोनॉमस ट्रांजैक्शंस पर कोई इफेक्ट नहीं होता है, ठीक है। सो दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ द स्टेट ऑफ बीओपी। लेकिन वहीं जब हम अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शंस की बात करते हैं तो अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शंस जो है वो डिपेंड करते हैं या वो जो है डिपेंडेंट है जो भी बीओपी का स्टेटस है उस पर, बिकॉज अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शंस का जो एक मेन जो फंक्शन है वो क्या है, डिसइक्विलिब्रियम को इक्विलिब्रियम में कन्वर्ट करना, ऑलराइट। तो इसीलिए अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शंस इस चीज पर ध्यान रखता है कि बीओपी डेफिसिट में है, बीओपी सरप्लस में है, उसे बैलेंस कैसे करना है, उस चीज का ध्यान जो है वो अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शंस रखता है, ठीक है। सो सच ट्रांजैक्शंस डिपेंड ऑन द बीओपी स्टेटस ऑफ अ कंट्री एज दे आर कंपनसेटिंग शॉर्ट टर्म कैपिटल ट्रांजैक्शंस that are undertaken to correct the disequilibrium in the autonomous items. All right, I guess क्वेश्चन जो है वो आप लोगों को प्रॉपरली क्लियर हो गया, इसका आंसर क्लियर हो गया। ऑटोनॉमस और अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शंस के बीच का जो डिफरेंस है आई गेस कि वो क्लियर हो गया है। आ जाओ इसी के जो और वाला क्वेश्चन है उस पर आ जाते हैं अब हम लोग। व्हाट आर फिक्स्ड एंड फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। क्या पूछा गया कि फिक्स्ड और फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट क्या होते हैं। डिफरेंस नहीं पूछा आप लोगों से, ये नहीं बोला कि फिक्स्ड एक्सचेंज रेट और फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट के बीच का डिफरेंस क्या है, सिंपली पूछा गया कि दोनों क्या होते हैं। अगर डिफरेंस पूछा जाता तो हम टेबल बनाते, डिफरेंस नहीं पूछा गया तो हम क्या करेंगे, हम जो है पैराग्राफ्स में एक्सप्लेन कर देंगे, पॉइंट्स में एक्सप्लेन कर देंगे कि फिक्स्ड एक्सचेंज रेट क्या होता है और फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट क्या होता है, ठीक है। So fixed exchange rate refers to a system where the exchange rate is held constant or fixed by the monetary authority of the country. Under this regime, the monetary authority of a country pegs or fixes the value of its currency against various other currencies. This system of exchange rate avoids frequent fluctuations in the exchange rate and makes international trade more predictable. ठीक है, तो ये हो जाती है हमारे फिक्स्ड एक्सचेंज रेट का प्रॉपर मतलब। अब देखो एक वे तो ये है कि आप ऐसे आंसर कर दो जैसे यहाँ पर लिखा है, इसके अलावा दूसरा वे है कि आप क्या करो, आप एक हेडिंग डालो फिक्स्ड एक्सचेंज रेट, ठीक है। जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले भी बोला है कि
वन बाय वन जो है मैं आप लोगों को बताते भी जाऊंगी कि आपको कैसे जो है आंसर्स को इफेक्टिव बनाना है और कैसे आप डिफरेंट डिफरेंट वेज में जो है आंसर कर सकते हो, ठीक है। अब फिक्स्ड एक्सचेंज रेट आपने एक हेडिंग डाली, सबसे पहले आप उसका क्या लिख दोगे, आप उसका जो मीनिंग है वो लिख दोगे, ठीक है। मतलब कि पॉइंट्स में आप लोग उसे कंप्लीट कर सकते हो, यहां तक आपका एक पॉइंट बन गया। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट जो है, अंडर दिस रिजाइम जो मॉनेटरी अथॉरिटी है कंट्री की, वो पैक करती है जो वैल्यू ऑफ करेंसी अगेंस्ट दी अदर करेंसीज, ये आपका सेकेंड पॉइंट बन जाता है। और यहां से यहां पर आपका 3 पॉइंट बन जाता है। तो इस वे में आप 3 पॉइंट्स लिखकर आपका फिक्स्ड एक्सचेंज रेट कंप्लीट। अब उसके बाद में आपके पास में क्या आया है, उसके बाद में आया फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। अब जब फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट आया स्टूडेंट्स, तो उसमें जो है आप लोगों को एक चीज क्लियर रहेगी। क्या क्लियर रहेगी कि आपने 3 पॉइंट्स यहाँ पर लिखे, अकॉर्डिंगली हम वही चीजों को यहाँ पर भी लिख देंगे। बस यहाँ पर आपने फिक्स्ड एक्सचेंज रेट के रिस्पॉन्स में लिखा और इस साइड पर आप फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट के रिस्पॉन्स में लिख दोगे। तो इससे क्या होगा कि आपका टाइम बचेगा, आपको उतना सोचना नहीं पड़ेगा कि अब मैं फ्लेक्सिबल में क्या लिखूं। आपको पता है कि आपने फिक्स में क्या क्या चीजें लिखी है, बस उसी का जो है वही सेम बेसिस पर जो है आप फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट के बारे में भी लिख दोगे, ठीक है। तो इससे जो है आपका आंसर कंप्लीट भी हो जाएगा, दूसरा आपका बहुत ज्यादा टाइम जो है वो कंज्यूम नहीं होगा, ठीक है। और आंसर जो प्रॉपरली दिखेगा भी जो एग्जामिनर है उन्हें, तो उसमें जो है आपके मार्क्स जो कवरेज है या मार्क्स गेन करने की जो कैपेसिटी रहेगी वो बढ़ जाएगी, ठीक है। सो ऑन द अदर हैंड, अ फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट refers to a system where the exchange rate is determined by the market forces of demand for the foreign exchange and supply for the foreign exchange with minimum or no government intervention. The equilibrium exchange rate is determined where the demand for foreign currency is equal to the supply of the foreign currency, ठीक है। ये हो जाता है आपका फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट कंप्लीट, ठीक है। तो फिक्स्ड हो गया, फ्लेक्सिबल हो गया, आई गेस क्वेश्चन जो है वो क्लियर हो गया है आप लोगों को, ठीक है। अब चले आगे नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर। अब हमारे पास में एक न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन आया है, देखते हैं क्या गिवन है। यू नीड टू कैलकुलेट नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस एंड ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। कितने मार्क्स का क्वेश्चन है, 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। दैट मीन्स 2 मार्क्स बिलोंग्स टू दिस एंड 2 मार्क्स बिलोंग टू दिस, ठीक है। आपको नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस फाइंड आउट करना है और ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट फाइंड आउट करना है। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि हमारे पास में क्या क्या जो है आइटम्स गिवन है और फिर उसके बेसिस पर हम देखेंगे कि हम कैसे इन्हें फाइंड आउट कर सकते हैं। देखते हैं आइटम्स, रेंट एंड इंटरेस्ट है, वेजेस एंड सैलरीज है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, सब्सिडीज, कॉर्पोरेशन टैक्स, नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, ठीक है। उसके बाद में यू हैव डिविडेंड्स, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल, सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन बाय 200 एम्प्लॉयर्स एंड मिक्स्ड इनकम, ठीक है। इफ यू वांट टू सी दी जो हमारे वैल्यूज है उनकी, तो आप लोग इसकी वैल्यूज देख लीजिए। इसके बाद मैं वापस स्लाइड चेंज कर देती हूँ, तो जो पुराने वाले हमारे आइटम्स थे उनकी भी वैल्यूज आप लोग देख लीजिएगा। आई गेस कि आप लोगों ने जो है वैल्यूज को नोट डाउन कर लिया है, अगर नहीं किया है तो वीडियो को 2 मिनट पॉज कर वैल्यूज को नोट डाउन कर लो आप लोग, और फिर उसके बाद में अपनी जो कैलकुलेशन है वो स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है, कि कैसे जो आप इसे फाइंड आउट करने वाले हो। अब देखो, हमने सारे पर्टिकुलर्स पढ़े, उससे हमें एक चीज समझ में आ गई कि आपके पास में जो आइटम्स गिवन है वो मेजरली कौन से मेथड से रिलेटेड गिवन है, इनकम मेथड से रिलेटेड गिवन है, ठीक है। इनकम मेथड में आपके पास में कौन सा पर्टिकुलर एग्रीगेट फाइंड आउट होता है फर्स्ट हैंडेडली। अगर आप इनकम मेथड का फॉर्मूला यूज करोगे तो आपके पास में कौन सा जो है आपको एग्रीगेट मिलने वाला है, दैट इज एनडीपी एट एफसी, राइट। तो दैट मीन्स हम लोग सबसे पहले एनडीपी एट एफसी फाइंड आउट करेंगे और फिर उसे हम लोग चेंज करेंगे इन नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस एंड ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, ठीक है। अब कैसे फाइंड आउट करोगे स्टूडेंट्स, इसका फॉर्मूला क्या होता है आपका, एनडीपी एट एफसी का फॉर्मूला क्या होता है, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस। अगर ऑपरेटिंग सरप्लस नहीं है तो क्या लेते हैं हम, रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट, एंड इसमें हम लोग क्या प्लस करेंगे, मिक्स्ड इनकम को प्लस करेंगे। क्या क्या चीजें की बने देखते हैं। रेंट एंड इंटरेस्ट है आप लोगों के पास में कितना, 6000 करोड़ का, ठीक है, ये ले लो। वेजेस एंड सैलरीज गिवन है, अब वेजेस एंड सैलरीज ही गिवन है, आपके पास में कोई काइंड ऑफ कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज तो नहीं है, नहीं गिवन है, तो दैट मींस वेजेस एंड सैलरीज जो है वो हम कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज में लेंगे, दैट इज 1800, ये हो जाएगा। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, ये किसका पार्ट होता है, दिस इज अ कंपोनेंट ऑफ प्रॉफिट।
और हमें पता है कि ये जो सारे पर्टिकुलर्स गिवन है उसमें प्रॉफिट जो है वो सेपरेटली नहीं दिया है। तो प्रॉफिट के वेरियस कंपोनेंट्स क्या होते हैं, 3 कंपोनेंट्स होते हैं। एक हो गया आपका अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, एक होता है आपका डिविडेंड्स और एक होता है आपका कॉर्पोरेशन टैक्स। और देखा जाए तो ये तीनों ही चीजें आपके पास में गिवन है क्वेश्चन में, तो हम इन तीनों को प्लस कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, आपका प्रॉफिट मिल जाएगा। तो अब प्रॉफिट की जगह पर हम जो है इनकी वैल्यूज ले लेंगे। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट आ जाएगा आपका कितना, 400 का। उसके बाद में अभी इन दोनों चीजों को छोड़ते हैं, कॉर्पोरेशन टैक्स पर आते हैं। कॉर्पोरेशन टैक्स आ जाएगा हमारा 120 का, ठीक है। इस पर्टिकुलर जो स्लाइड है या ये जो पर्टिकुलर हमारा क्वेश्चन का पार्ट है उसमें से इन वैल्यूज को हम लोग इंक्लूड करने वाले हैं। अभी वैल्यूज और बची है, सबसे पहले इन दी फाइंडिंग ऑफ या फिर कैलकुलेशन ऑफ एनडीपी एट एफसी की बात कर रहे हैं, ठीक है। यहां से ये 4 चीज हो गई। आगे चलते हैं नेक्स्ट वाले पर, देखते हैं और क्या क्या है। डिविडेंड्स हम लोग लेंगे, कितना लेंगे हम लोग डिविडेंड्स, डिविडेंड आ जाएगा हमारा 80 का। कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल की भी जरूरत नहीं है। सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन बाय 200 एम्प्लॉयर्स, क्या ये आप लोगे, यस बिल्कुल लोगे 200। मिक्स्ड इनकम लेंगे हम 1000 की। सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन क्यों इंक्लूड कर रहे हैं, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज के कंपोनेंट्स होते हैं, क्या होते हैं, इसके 3 कंपोनेंट्स होते हैं, वेजेस एंड सैलरीज इन कैश, वेजेस एंड सैलरीज इन काइंड एंड सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर्स, ठीक है। तो सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन जो है 200 का, ये भी हम लोग इंक्लूड करेंगे। इन सब को हम प्लस कर देंगे तो हमें मिल जाएगा अपना एनडीपी एट एफसी, ठीक है। अब देखो सबसे पहले एनडीपी एट एफसी फाइंड आउट कर लो। वेजेस एंड सैलरी, सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर्स, रेंट प्लस रेंट एंड इंटरेस्ट, डिविडेंड आ गया, कॉर्पोरेशन टैक्स आ गया, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट आ गया, मिक्स्ड इनकम आ गई। सारी वैल्यूज को हमने लिख दिया है, इन सबको हमने क्या कर दिया, प्लस कर दिया, ठीक है। इन सबको जब आप प्लस करोगे आपके पास में आंसर आ जाएगा स्टूडेंट्स एनडीपी एट एफसी का कितना, 9600 करोड़। अब आपको फाइंड आउट क्या करना है, उस पर आ जाए। एनएनपी एट एमपी फाइंड आउट करना है, एनएनपी एट एमपी फाइंड आउट करना है एनडीपी एट एफसी में से। कैसे फाइंड आउट करोगे, देखो बहुत सिंपल है। ये डोमेस्टिक है, ये नेशनल है, तो डोमेस्टिक में हम क्या ऐड करेंगे, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ऐड कर देंगे। ये फैक्टर कॉस्ट पर है, ये मार्केट प्राइस पर है, तो फैक्टर कॉस्ट को मार्केट प्राइस में हम कैसे चेंज करते हैं, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस ले लेंगे हम लोग, ठीक है। अब चल के हम जो है अपना नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड और नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस की जो वैल्यूज है वो देख लेते हैं क्वेश्चन से। अब देखो आपके पास में क्या गिवन है स्टूडेंट्स, नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड गिवन है। तो जब 2 गिवन होता है तो अगर हमें प्लस करना है तो हम इसे क्या कर देंगे, अब माइनस कर देंगे। माइनस क्यों करेंगे, क्योंकि अगर फ्रॉम होता तो प्लस करते, 2 है तो माइनस करेंगे। तो अब एनडीपी एट एफसी में से हम लोग इस 70 को माइनस करेंगे। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस पर आ जाओ। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस डायरेक्टली गिवन है आप लोगों के पास में, कितना है ये गिवन आप लोगों के पास में, 10 गिवन है, ओके। ये 100 होगा, ठीक है, ये 10 नहीं होगा, दिस वुड बी 100। तो ये 100 करोड़ जो है वो आपका नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस गिवन है। इस चीज को हम लोग एज इट इज ले लेते हैं। आ जाओ यहाँ पर आंसर लिख देते हैं, दैट इज 9600 माइनस 70 एंड प्लस कितना 100, ठीक है। अब माइनस 70 प्लस 100 विल गिव यू प्लस 30। So 9600 plus 30 will give you NNP at MP is equals to 9630 crores, ठीक है, क्लियर है। आगे चले, जो हमारा बी वाला पार्ट है दैट इज जीडीपी एट एफसी फाइंड आउट करना है। तो अब एनडीपी एट एफसी में आपको सिर्फ और सिर्फ कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल को ऐड करना है, बिकॉज ये नेट पर है, ये ग्रॉस पर है, बाकी कोई चेंजेस है नहीं। तो एनडीपी एट एफसी प्लस कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल कर देते हैं। कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल दैट मींस डिप्रिसिएशन कितना है आप लोगों के पास में, 50 है, तो 9600 प्लस 50 कर दो, आंसर वुड बी 9650, दैट इज 9650 करोड़। आई गेस क्लियर हो गया क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से कि जीडीपी एट एफसी कैसे फाइंड आउट किया, एनडीपी एट एमपी कैसे फाइंड आउट किया, और एनडीपी एट एफसी जिसकी हेल्प से ये दोनों फाइंड आउट किए थे वो कैसे फाइंड आउट किया है, ठीक है। अब आ जाओ नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर। All the currency issued by the central bank is its monetary liability. How? जो भी करेंसी इशू की जाती है सेंट्रल बैंक के थ्रू वो उसकी मॉनेटरी लाइबिलिटी होती है, कैसे? ये क्वेश्चन है आपका 6 मार्क्स का, ठीक है। तो ये कैसे जो है आपका जो करेंसी इशू करती है सेंट्रल बैंक वो उसकी मॉनेटरी लाइबिलिटी क्यों होती है, उसके पीछे का रीजन क्या है। नाउ स्टूडेंट्स देखो, ये चीज आप लोगों ने मनी एंड बैंकिंग में पढ़ी भी है कि जितनी भी करेंसी इशू की जाती है बाय आरबीआई, आरबीआई उसको जो है बैक करती है बाय वेरियस काइंड ऑफ असेट्स, जैसे कि जो है गोल्ड वगैरह हो गया, ठीक है। तो जितनी भी
करेंसी प्रिंट होगी उतनी जो है आपके पास में, या सेंट्रल बैंक जो है वो गोल्ड रिजर्व रखेगी, उसको बैक करेगी, ठीक है, कि हाँ इतना चीज अगर हम लोग बना रहे हैं तो उसके इक्वल अमाउंट का जो है आपके पास में रिजर्व भी रखा हुआ है, ठीक है। सो द सेंट्रल बैंक इज द सोल अथॉरिटी फॉर द इशू ऑफ करेंसी इन द कंट्री. All the currency issued by the central bank is its monetary liability. This means that the central bank is obliged to back the currency with assets of equal value. ठीक है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही कि सेंट्रल बैंक जो है वो obliged है कि वो जो करेंसी है उसे बैक करे of the assets of equal value. These assets usually consist of gold coin, gold bullion, foreign securities and the domestic government local currency securities. ठीक है, the country's central government is authorized to borrow money from the central bank. ठीक, The government does this by selling local currency securities to the central bank. ठीक है, जो गवर्नमेंट है उनके पास में क्या है, अथॉरिटी, कि वो सेंट्रल बैंक से क्या कर सकते हैं, मनी को बोरो कर सकते हैं. हम लोग जाकर कर सकते हैं क्या? हम नहीं कर सकते. हमें अगर मनी बोरो करना है तो हमें कमर्शियल बैंक जाना पड़ेगा. लेकिन जो गवर्नमेंट है वो क्या करती है, गवर्नमेंट जो है वो सेंट्रल बैंक के पास में डायरेक्टली जा सकती है फॉर बोरोइंग ऑफ मनी. ठीक है, सो गवर्नमेंट जो है वो बोरो करती है मनी बाय सेलिंग लोकल करेंसी सिक्योरिटीज टू दी सेंट्रल बैंक. When the central bank acquires these security, it issues currency. गवर्नमेंट ने उस करेंसी को एक्वायर कैसे किया, ये जो अपनी सिक्योरिटीज है उसे सेल करके, और जब सेंट्रल बैंक एक्वायर करती है इन सिक्योरिटीज को तो फिर जो है सेंट्रल बैंक करेंसी इशू करती है. ठीक है, दैट मीन्स करेंसी इशू कब होगी, जब उसके पीछे कोई बैकिंग आ जाए तब. ठीक है, सो पुटिंग एंड विड्रॉइंग करेंसी इनटू एंड फ्रॉम सर्कुलेशन इज आल्सो द जॉब ऑफ सेंट्रल बैंक. Currency issued by the central bank is a promissory note. If you take a look at it, say for instance a 100 rupee note, on the left hand side you will find a sentence which goes like this: I promise to pay the bearer the sum of 100 rupees, and just below it is the signature of the governor of the central bank. ठीक है, तो जो आपका नोट होता है, करेंसी नोट होता है, वो एक प्रोमिसरी नोट के जो है तरह होता है. अगर आप लोगों ने कभी ध्यान नहीं दिया तो आज ही जो है एक नोट लेना, एक करेंसी नोट लेना, और उसके लेफ्ट हैंड साइड पर देखना, नीचे आप लोगों को दिखेगा आई प्रॉमिस टू पे द बियरर द सम ऑफ 100 रुपी. ठीक है, जितने का भी नोट है उतना लिखे रहेगा, सम ऑफ 2000 रुपी, सम ऑफ 500 रुपी, सम ऑफ 100 रुपी. ठीक है, उस हिसाब से जो है वहां पर मेंशन होता है. तो वो क्या बता रहा है कि अगर मैं इसे यूज कर रहा हूं तो मेरी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं इतना जो है पे करूंगा. ठीक है, सो दिस इज टेलिंग अस कि जो करेंसी है वो बैक्ड रहती है किससे, वेरियस काइंड ऑफ सिक्योरिटीज से. ठीक है, आई गेस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू. As the central bank promises to pay the sum mentioned in the currency to the bearer whenever produced, it becomes the liability of the central bank till it is paid. ठीक है, ये 6 मार्क्स का क्वेश्चन था. 100 to 150 मार्क्स में हमें कंप्लीट करना था, वो हमने कर दिया है. नाउ कम्स दी 17th क्वेश्चन. 17th क्वेश्चन में हमारे पास में 2 पार्ट्स हैं. क्या गिवन है देखते हैं. फर्स्ट वाला है एक्सप्लेन द इंपैक्ट ऑफ राइज इन एक्सचेंज रेट ऑन नेशनल इनकम, और बी है आपका एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ डेफिसिट इन बैलेंस ऑफ पेमेंट. ठीक है, तो सबसे पहले ए को आंसर कर देते हैं हम लोग कि जो इम्पैक्ट है ऑफ राइज इन एक्सचेंज रेट ऑफ नेशनल इनकम वो क्या होगा. ठीक है, सो नेशनल इनकम is generated by way of consumption expenditure, investment expenditure, government purchases and expenditure by foreigners on the country's export. ठीक है, नेशनल इनकम कहाँ से जनरेट होगी स्टूडेंट्स? नेशनल इनकम जनरेट होती है जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है, जो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर है, जो गवर्नमेंट के परचेजेस हैं, प्लस जो फॉरेनर्स के एक्सपेंडिचर्स हैं ऑन कंट्रीज एक्सपोर्ट. इन सबको कंपाइल कर कर हमारी नेशनल इनकम बनेगी. ये हो गया आपका एक्सपेंडिचर मेथड के थ्रू. आप चाहे एक्सपेंडिचर मेथड लो, इनकम मेथड लो, प्रोडक्ट मेथड लो, आंसर आपका सेम ही आता है. सो अ राइज इन फॉरेन एक्सचेंज रेट मेक्स द होम कंट्रीज गुड्स चीपर टू फॉरेनर्स. अब हमें बेसिकली बात फॉरेन एक्सचेंज रेट की करनी है क्योंकि यहाँ पर जो है वही चीज पूछी गई है. तो फॉरेन एक्सचेंज रेट की वजह से नेशनल इनकम पर क्या इफेक्ट होगा हमें वो समझना है. तो जो राइज है फॉरेन एक्सचेंज रेट का
उसकी वजह से क्या होगा, जो होम कंट्री के गुड्स हैं वो चीपर हो जाएंगे इंटरनेशनल मार्केट में. एज अ रिजल्ट डिमांड फॉर होम कंट्रीज गुड्स इंक्रीजेस लीडिंग टू इंक्रीज इन इंडियाज एक्सपोर्ट. आई गेस ये चीज बिल्कुल क्लियर है. जब कोई भी चीज चीप होती है तो उसकी डिमांड बढ़ती है. तो फॉरेन एरियाज में, इंटरनेशनल मार्केट्स में अगर हमारे गुड्स चीप हो गए हैं तो उनकी जो डिमांड है वो बढ़ेगी. डिमांड बढ़ेगी तो हमारा जो एक्सपोर्ट है वो क्या होगा, बढ़ेगा. एक्सपोर्ट कैसे बढ़ेगा स्टूडेंट्स? एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए हमें प्रोडक्शन भी बढ़ाना पड़ेगा, और अगर ज्यादा प्रोडक्शन हो रहा है तो ज्यादा आपकी नेशनल इनकम भी होगी. ठीक है. So further a rise in foreign exchange rate makes home countries currency cheaper, which attracts foreigners and promotes tourism to home country. अब apart from export क्या हो रहा है, अगर foreign currency rise हो रही है तो जो tourism है वो बढ़ेगा, क्योंकि वो चीज क्या हो रहा है कि foreigners के लिए उस पर्टिकुलर टाइम पर इंडिया को ट्रेवल करना ज्यादा क्या रहेगा, सस्ता रहेगा, चीप रहेगा. सो अल्टीमेटली यहाँ पर जो है टूरिज्म प्रमोट होगा. Due to these factors, there is a positive impact of rise in exchange rate on national income. ठीक है. इन फैक्टर्स की वजह से क्या हो रहा है, एक पॉजिटिव इम्पैक्ट है किस चीज का, राइज इन एक्सचेंज रेट ऑफ नेशनल इनकम. ठीक है. At the same time, the imports from the foreign country will reduce in the domestic country, because with currency depreciation, imported goods will become relatively costlier for domestic country. This will lead to further constraint on outflow of foreign exchange, bettering the foreign exchange condition. ठीक है. तो इंपोर्ट पर क्या असर है, इंपोर्ट कम हो जाएंगे क्योंकि हमारे लिए अब वो गुड्स क्या हो गए, महंगे हो गए. अगर डेप्रिसिएशन होगी फॉरेन करेंसी की तो हमारे लिए जो है फॉरेन गुड्स क्या हो जाएंगे, महंगे हो जाएंगे. अल्टीमेटली हम लोग जो है अब इंपोर्टेड गुड्स को कम जो है खरीदेंगे. अब इसकी वजह से फॉरेन एक्सचेंज कंडीशन जो है वो बेटर होगी. प्लस स्टूडेंट्स, अगर हम लोग फॉरेन गुड्स पर अब नहीं डिपेंडेंट है तो उसकी वजह से अब क्या करेंगे, हम डोमेस्टिक गुड्स पर जाने वाले हैं. ठीक है. डोमेस्टिक कंट्री में जो प्रोड्यूस गुड्स है उन पर जाएंगे, बिकॉज हमें तो अपनी डिमांड फुलफिल करनी है ना. तो अब जो है डोमेस्टिक डिमांड जो है वो भी इंक्रीज होगी, अल्टीमेटली प्रोडक्शन बढ़ेगा और उसकी वजह से नेशनल इनकम बढ़ेगी. ठीक है. नेशनल इनकम राइज होगी. अब आ जाओ इसके बी वाले पॉइंट पर. बी वाला पॉइंट क्या था आपका, सॉरी बी वाला क्वेश्चन क्या था, एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ डेफिसिट इन बैलेंस ऑफ पेमेंट. बैलेंस ऑफ पेमेंट में जो डेफिसिट है उस कंसेप्ट को हमें जो है एक्सप्लेन करना है. सो द डेफिसिट इन बैलेंस ऑफ पेमेंट इज गवर्न्ड बाय द बैलेंस ऑफ ऑटोनॉमस ट्रांजैक्शंस इन बीओपी. ठीक है. जो डेफिसिट है बैलेंस ऑफ पेमेंट का वो किससे गवर्न्ड है, बैलेंस ऑफ ऑटोनॉमस ट्रांजैक्शंस इन बीओपी. ऑटोनॉमस ट्रांजैक्शंस की वजह से जो है आप लोगों को डेफिसिट इन बीओपी देखते हो. The BOP would show a deficit if the autonomous receipts are lesser than autonomous payment. Deficit कब होगा, अगर receipt कम हो जाए payment से. As autonomous receipts implies receipt of foreign exchange, on autonomous payment implies a payment of foreign exchange. So it can be said that BOP would show a deficit when the foreign exchange receipts are less than foreign exchange payment, which also means that the BOP deficit would reflect depletion of foreign exchange reserves of the country. ठीक है. तो अगर BOP deficit में है तो उसकी वजह से जो कंट्री का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है वो क्या होगा, वो डिप्लीट होगा, वो कम होगा. क्योंकि अगर डेफिसिट में है तो हम पेमेंट ज्यादा कर रहे हैं, हमारे पास में उतना रिसीट नहीं है. सो अल्टीमेटली फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो है वो हम यूज करेंगे पेमेंट करने के लिए, और उसकी वजह से फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व क्या होगा, कम हो जाएगा. ठीक है. आई गेस समझ में आ गया कि इम्पैक्ट ऑफ डेफिसिट इन बीओपी जो है क्या होने वाला है. ऑल राइट. आ जाए अब नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर. सेक्शन बी, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट. ठीक है. सबसे पहले इसके एमसीक्यूज आएंगे. एमसीक्यूज देख लेते हैं. डी इंडस्ट्रियलाइजेशन वाज अ मेजर सेटबैक पर्टेनिंग टू विच इंडियन इंडस्ट्री. जो डी इंडस्ट्रियलाइजेशन है वो एक मेजर सेटबैक था, इनमें से किस में, कोल, हैंडीक्राफ्ट्स, आयरन एंड स्टील, कॉटन, टेक्सटाइल. करेक्ट ऑप्शन वुड बी हैंडीक्राफ्ट्स. ठीक है. नेक्स्ट पर आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ गोल ऑफ 5 ईयर प्लान. इनमें से क्या है जो कि 5 ईयर प्लान का गोल नहीं है, ग्रोथ, इक्विटी, लैंड रिफॉर्म्स एंड मॉडर्नाइजेशन. करेक्ट ऑप्शन वुड बी लैंड रिफॉर्म्स. जो मेन आपके गोल 5 ईयर प्लान के गोल हम लोगों ने पढ़े हैं, ग्रोथ, इक्विटी, मॉडर्नाइजेशन, सेल्फ रिलायंस. उसके अलावा जो बाकी सारी चीजें वो गोल नहीं होते हैं, वो क्या है, वो तो फिर आप लोगों को इन सभी चीजों को अटेन करने के लिए जो वेरियस स्टेप्स लिए जाते हैं वो आते हैं. ठीक है. तो लैंड रिफॉर्म्स जो है वो 5 ईयर प्लान का गोल नहीं है. ठीक है. Next is the selling of public sector enterprises to the public under privatization is known as. जो सेलिंग है पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस का
टू द पब्लिक, दैट मीन्स पब्लिक इन द सेंस क्या हो गया, जो नॉर्मल जो प्राइवेट लोग हैं उन्हें, अंडर प्राइवेटाइजेशन उसे क्या कहा जाता है, डिसइन्वेस्टमेंट, डीनेशनलाइजेशन, इक्विटी सेल ऑफ और जॉइंट स्टॉक कंपनी। करेक्ट ऑप्शन वुड बी डिसइन्वेस्टमेंट। ठीक है, हर एक प्राइवेटाइजेशन जो है वो डिसइन्वेस्टमेंट से ही होता है। करेक्ट ऑप्शन इज योर ऑप्शन ए। Which of the following is not a source of health expenditure? इनमें से क्या है जो कि हेल्थ एक्सपेंडिचर का सोर्स नहीं है? प्रिवेंटिव मेडिसिन, क्यूरेटिव मेडिसिन, इंटरिम मेडिसिन एंड सोशल मेडिसिन। हेल्थ जो है एक्सपेंडिचर का पार्ट नहीं है, दैट वुड बी इंटरिम मेडिसिन। ठीक है, सोशल, क्यूरेटिव और प्रिवेंटिव, ये तो तीन जो हमारी पूरा एक ब्रॉड क्लासिफिकेशन होता है हेल्थ एक्सपेंडिचर का, वो इसमें किया जाता है। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन इज योर ऑप्शन सी। नेक्स्ट इज क्रेडिट कार्ड टेकन फॉर अ पीरियड ऑफ 15 ईयर्स इज। जो क्रेडिट कार्ड 15 ईयर्स के लिए लिया है वो शॉर्ट टर्म क्रेडिट, सॉरी नॉट क्रेडिट कार्ड, आई एम सॉरी, जो क्रेडिट 15 ईयर्स के लिए लिया है वो शॉर्ट टर्म क्रेडिट है, वो मीडियम टर्म क्रेडिट है, लॉन्ग टर्म है, या नन ऑफ दी अबव है, तो दैट इज दी लॉन्ग टर्म। राइट, 10 ईयर्स के अबव वाले किस में आ जाएंगे, आपके लॉन्ग टर्म में आ जाते हैं। तो ऑप्शन सी वुड बी दी करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड दी ऑड वन आउट। इनमें से ऑड वन आउट हमें फाइंड आउट करना है। अ प्राइवेट स्कूल टीचर इन अ स्कूल विद ओनली 25 टीचर्स, अ नर्स इन अ गवर्नमेंट हॉस्पिटल, साइकिल रिक्शा पुलर, अ सिविल इंजीनियर वर्किंग इन अ कंस्ट्रक्शन कंपनी which has 10 workers. What you need to do, odd one out आपको फाइंड आउट करना है कि इनमें से अलग क्या है। तो करेक्ट ऑप्शन वुड बी और ऑप्शन सी, दैट इज साइकिल रिक्शा पुलर। क्यों? आपको अगर फर्स्ट वाला देखोगे तो दैट इज व्हाट, वेज एम्प्लॉयमेंट, बी इज ऑल्सो वेज एम्प्लॉयमेंट, डी अगर देखें तो वो भी क्या है, वो भी एक वेज एम्प्लॉयमेंट है। लेकिन अगर सी ऑप्शन पर आए तो सी ऑप्शन में हम क्या बोल रहे हैं कि वो क्या है, वो आपकी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है। इसलिए आपका जो सी ऑप्शन है दैट इज द करेक्ट ऑप्शन, वो हमारा ऑड वन आउट जो है उसमें से आया है। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन वुड बी और ऑप्शन सी। अब ये सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वेज एम्प्लॉयमेंट में डिफरेंसेस हो गए। कभी आप लोगों के से जो है फॉर्मल इनफॉर्मल की कुछ चीजें दी हुई हो सकती है कि फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट और इनफॉर्मल एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, तो उस बेसिस पर जो है आपको ऑड वन आउट क्या करना पड़ेगा, फाइंड आउट करना रहता है। ऑल राइट, फिर आ जाओ नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर। एब्जॉर्प्टिव कैपेसिटी इज डिफाइंड एज, जो एब्जॉर्प्टिव कैपेसिटी वो कैसे डिफाइन की जाती है? एबिलिटी ऑफ द एनवायरनमेंट टू एब्जॉर्ब डिग्रेडेशन, रिसोर्स जनरेशन विद इन द एसिमुलेटिंग कैपेसिटी ऑफ द एनवायरनमेंट, average number of organisms living in a given environment, and D is the minimum population surviving in the world as a whole। तो आपकी एब्जॉर्प्टिव कैपेसिटी को हम कैसे डिफाइन करते हैं? एब्जॉर्प्टिव कैपेसिटी के लिए करेक्ट ऑप्शन इनमें से क्या होगा, एबिलिटी ऑफ द एनवायरनमेंट टू एब्जॉर्ब डिग्रेडेशन। एनवायरनमेंट कितना जो है एब्जॉर्ब कर सकती है, दैट इज द एब्जॉर्प्टिव कैपेसिटी ऑफ द एनवायरनमेंट। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन इज योर ऑप्शन ए। नेक्स्ट इज असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, इसके जो ऑप्शंस हैं वो आपके पास में कुछ यहाँ पर है, देखते हैं क्या गिवन है। असर्शन है हम लोगों के पास में, वी नीड गुड ह्यूमन कैपिटल टू प्रोड्यूस अदर ह्यूमन कैपिटल, से डॉक्टर्स, इंजीनियर्स एक्सेट्रा। इट मीन्स दैट वी नीड इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल टू प्रोड्यूस मोर ह्यूमन कैपिटल आउट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। ठीक है, क्या बोला गया है कि हमें जो है गुड ह्यूमन कैपिटल की जरूरत है टू प्रोड्यूस अदर ह्यूमन कैपिटल। जैसे कि अगर हमारे पास में अगर अच्छा ह्यूमन कैपिटल होगा तो उसके बाद में आने वाली जनरेशन जो है वो उसे अच्छा ह्यूमन कैपिटल बना पाएगी। जस्ट टेक फॉर एन एग्जाम्पल, अज्यूम करो कि हमारी कंट्री में कोई भी जो है डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर कोई भी नहीं है। ठीक, अगर हम लोग ये अज्यूम कर लें कि कोई भी नहीं है, सब लोग जो है वो बस नॉर्मली कैजुअल वर्क कर रहे हैं, तो एक सिंपल सी चीज़ है कि जो हमारे बाद में आने, मतलब कि उस पर्टिकुलर जनरेशन के बाद में जो नेक्स्ट जनरेशन आएगी वहाँ पर भी ह्यूमन कैपिटल का फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा। बिकॉज वो लोग अपने क्या देख रहे हैं, अपने जो एंसेस्टर्स हैं उन्हें देख रहे हैं कि भाई ये ऐसे इनका काम चल रहा है, हमारे भी काम चल रहा है। ठीक है, तो इस वे से जो है अगर हम चाहते हैं कि ह्यूमन कैपिटल का फॉर्मेशन हो तो उसके लिए फर्स्ट वी वांट कि उस ह्यूमन कैपिटल को फॉर्म करने के लिए ऑलरेडी हमारे पास में गुड ह्यूमन कैपिटल हो। ठीक है, तो अगर गुड ह्यूमन कैपिटल है तो वही दूसरे जो अदर ह्यूमन कैपिटल है उसे बना सकता है।
it means that we need investment in human capital to produce more human capital out of human resources. क्या ये बात सही है? ये से बिल्कुल ट्रू लिखा गया है. रीजन है इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन, इन हेल्थ, ऑन द जॉब ट्रेनिंग, माइग्रेशन एंड इंफॉर्मेशन आर द सोर्सेज ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन एज दिस एक्सपेंडिचर इंक्रीजेस एफिशिएंसी ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज. क्या ये सही है? बिल्कुल सही है. क्या ये इसको एक्सप्लेन कर रहा है कि हाँ हमें ह्यूमन कैपिटल की जरूरत है और ह्यूमन कैपिटल को बनाने के लिए तो एजुकेशन पर इन्वेस्टमेंट, हेल्थ पर इन्वेस्टमेंट, ऑन दी जॉब में, माइग्रेशन में, इंफॉर्मेशन में, इसमें इन्वेस्टमेंट कब करेंगे हम? जब हाँ आपके अगर पेरेंट्स को लग रहा है कि इस चीज में अच्छाई है, ये चीज ज्यादा बेटर है, तो ही वो इन चीजों में इन्वेस्ट करेंगे. सिंपल सी चीज है कि हाँ भैया आप जाकर आपको जो है स्कूल भेज रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो ये क्या बता रहे हैं कि क्योंकि उनके पास में उतना इंटेलेक्ट है इसलिए वो आपको भी जो है गुड ह्यूमन कैपिटल फॉर्म करना चाहते हैं. तो ये जो रीजन है ये इस असर्शन को करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है. तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा यार? ऑप्शन ए, दैट इज बोथ असर्शन एंड रीजन इज ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन. ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर. फिर से असर्शन रीजन है. असर्शन गिवन है द नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन इंडिया इज मल्टीफेसेटेड. रीजन है मेनी वर्कर्स डू नॉट गेट फेयर वेजेस फॉर देयर वर्क. क्या जो नेचर है एम्प्लॉयमेंट का इंडिया में वो मल्टीफेसेटेड है. दैट मीन्स उसके मल्टीपल जो है फेसेस है. लाइक सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अलग है, वेज एम्प्लॉयमेंट अलग है. वेज एम्प्लॉयमेंट में आप देख रहे हो जो आपका कैजुअल वेज लेबरर्स एंड जो रेगुलर सैलरीड एम्प्लॉइज है वो अलग अलग है. सो अल्टीमेटली यहाँ से हम लोग क्या देख रहे हैं कि हाँ इंडिया में हम सिर्फ एक ही काइंड ऑफ ऑक्यूपेशन नहीं देख रहे, वी हैव मल्टीपल काइंड्स ऑफ ऑक्यूपेशन. दिस मीन्स आपका असर्शन ट्रू है. रीजन में लिखा है मेनी वर्कर्स डू नॉट गेट फेयर वेजेस फॉर देयर वर्क. क्या ये चीज ट्रू है? बिल्कुल ट्रू है. अब क्या ये रीजन इस असर्शन को एक्सप्लेन कर रहा है? नहीं कर रहा है. ये अलग अलग बातें कर रहा है. ठीक है, ये जो रीजन है ये असर्शन के बारे में बात नहीं कर रहा है, ये एक डिफरेंट चीज बता रहा है. तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन बी, दैट इज बोथ असर्शन एंड रीजन इज ट्रू बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन. ठीक है, फिर आ जाओ नेक्स्ट पर. चूज द करेक्ट पेयर ऑफ कॉलम 1 एंड फ्रॉम कॉलम 1 एंड कॉलम 2. ठीक है, करेक्ट पेयर जो है हमें देखना है. इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इन इंडिया 1992. कौन से ईयर में आए थे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स? 1991 में. इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इन ग्रेट लीप फॉरवर्ड. ठीक है, जो ग्रेट लीप फॉरवर्ड थी 1957. कौन से ईयर की है? राइट, तो ये 1957 भी आपका गलत है. इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इन पाकिस्तान 1988 एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इन चाइना. चाइना में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स कब आए थे स्टूडेंट्स? दैट वाज 1978. पाकिस्तान में कब आए थे? 1988 में. तो आपका करेक्ट वाला पेयर कौन सा है? 3C इज द करेक्टली मैच्ड पेयर. तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा यार? ऑप्शन सी वुड बी द करेक्ट ऑप्शन. ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर. अब हमारे पास में क्वेश्चन आंसर्स वाले क्वेश्चन आ गए हैं. 3 मार्क्स के क्वेश्चन है. देखते हैं क्या गिवन है. Compare and analyze the given data of India and China with valid reasons. ये एक डेटा गिवन है स्टूडेंट्स हमारे पास में इंडिया और चाइना के बीच में, और हमें क्या करना है? इस पर्टिकुलर डेटा को कंपेयर करना है. अब इस डेटा में गिवन क्या है? एनुअल ग्रोथ रेट दिया है पॉपुलेशन, एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन रेशियो 2015 का दिया है 1.2% है इंडिया की एनुअल ग्रोथ रेट, और चाइना की कितनी है? 0.5% है. वहीं जेंडर रेशियो देखो पर 1000 मेल्स में, तो इंडिया में दैट इज 929 एंड चाइना में दैट इज 941. ठीक है, तो ये आपके पास में जेंडर रेशियो और एनुअल ग्रोथ रेट जो है वो गिवन है. अब इसके बेसिस पर जो है हमें इंडिया और चाइना को क्या करना है? कंपेयर करना है. ठीक है, आपके पास में टेबल स्पेसिफिकली गिवन है तो आपको और किसी पॉइंट पर नहीं जाना है, उन्हीं 2 पॉइंट के बेसिस पर आपको क्या करना है? इंडिया और चाइना को कंपेयर करना है. ठीक है, so though China is the most populated country but its annual growth rate of population is lowest 0.5% as compared to India 1.2%. The reason for the low growth rate of population is the one child policy introduced in China in 1979. ठीक है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है. वर्ड लिमिट के साथ में चलना है, बहुत ज्यादा हमें स्ट्रेच नहीं करना है. तो वी नो चाइना इज द मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री बट स्टिल वहां पर जो है जो रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ है दैट इज 0.5%, जो कि काफी लो है
एज कंपेयर टू इंडिया जिसमें कि 1.2% है। और चाइना का लो जो है रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ क्यों है, उसके पीछे का रीजन क्या है, तो उसके पीछे का रीजन है वन चाइल्ड पॉलिसी, ठीक है। वहीं आ जाओ बी पर, ड्यू टू प्रेफरेंस ऑफ सन, लो सेक्स रेशियो एंड बायस्ड अगेंस्ट फीमेल इन बोथ कंट्रीज, सेक्स रेशियो इज द लोएस्ट इन इंडिया विथ 929 फीमेल्स पर 1000 मेल्स एज कंपेयर टू चाइना विथ 941 फीमेल्स पर 1000 मेल्स, ठीक है। तो अगर दोनों ही कंट्री में देखो तो सेक्स रेशियो तो लो ही है, लेकिन इंडिया में जो है चाइना से भी लो है। दैट मीन्स इंडिया में वी हैव ओनली 929 गर्ल्स पर 1000 बॉयज और फीमेल्स पर 1000 मेल्स, और वहीं चाइना में देयर आर 941 फीमेल्स पर 1000 मेल्स, ठीक है। और ये इसके पीछे का रीजन हम कुछ ये बोलेंगे, ड्यू टू प्रेफरेंस ऑफ सन, ठीक है, जो लो सेक्स रेशियो है वो हमें देखने को मिला है। ऑल राइट, ये हो गया हमारा कंपैरिजन बिटवीन इंडिया एंड चाइना ऑन द बेसिस ऑफ द इंफॉर्मेशन गिवन टू अस, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर। स्टेट द टू फोल्ड मोटिव फॉर द सिस्टमैटिक डी स्टेबलाइजेशन ऑफ इंडिजीनियस इंडियन इंडस्ट्रीज इन द ब्रिटिश एरा, ठीक है। डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, वी वुड से कि डी इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है वो क्यों हुआ था, या जो ये टू फोल्ड मोटिव क्या था सिस्टमैटिक डी इंडस्ट्रियलाइजेशन का ऑफ द इंडियन इंडस्ट्रीज इन ब्रिटिश एरा। आंसर देख ले। So the two-fold motive behind the systematic deindustrialization effected by the British. First one अगर देखें तो the rule of British India government led to the collapse of India's world-famous handicraft industries without contributing in any significant manner to its replacement by the modern industrial base. It created massive unemployment in India. It also created a new demand in the Indian consumer market, that increasing imports of cheap manufactured goods from Britain, ठीक है। तो ये यहाँ से इस पर्टिकुलर पॉइंट का जो हमारा एक हेडिंग है वो क्या बना सकते हैं, इंपोर्टर ऑफ ब्रिटिश गुड्स, ठीक है। आपको क्या लिख देना है यहाँ पर कि जो इंडिया है उसे क्या बना दिया, उसे जो है इंपोर्टर बना दिया था ब्रिटिश गुड्स का। ये एक मोटिव था कि वो हमारी कंट्री को जस्ट मियर इंपोर्टर बनाना चाहते थे ऑफ फिनिश्ड गुड्स, ब्रिटिश गुड्स ऑफ द फिनिश्ड गुड्स हम लोग बोलेंगे। और जो है इंडिया को एक्सपोर्टर किस चीज का बना रहे थे, इंडिया को एक्सपोर्टर बनाना चाहते थे ऑफ द रॉ मटेरियल्स, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर चीज हमें प्रॉपरली बतानी है। सो द टू फोल्ड मोटिव बिहाइंड द सिस्टमैटिक डी इंडस्ट्रियलाइजेशन अफेक्टेड बाय ब्रिटिश वर, फर्स्ट इज द इंटेंशन वाज टू रिड्यूस इंडिया to the status of mere exporter of important raw materials for the upcoming modern industries in Britain, and second to turn India into a sprawling market for the finished products of those industries so that their continued expansion could be ensured to the maximum advantage of their home country Britain, ठीक है। यहाँ पर क्या बनाया, mere exporter of raw material, और ये था आपका इंपोर्टर ऑफ फिनिश गुड्स, ठीक है। तो ये दो चीजें, ये दो मेन चीजें जो हैं ये डी इंडस्ट्रियलाइजेशन के साइड हमें बताती है कि ब्रिटिशर्स ने जो है डी इंडस्ट्रियलाइजेशन क्यों किया इंडिया में। ऑल राइट, देन आ जाओ नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर। अब 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, देखते हैं क्या पूछा गया है। एक्सप्लेन द ग्रेट लीप फॉरवर्ड कैंपेन ऑफ चाइना एज इनिशिएटेड इन 1958। 1958 में चाइना में जो ग्रेट लीप फॉरवर्ड कैंपेन स्टार्ट हुई थी उसके बारे में हमें बताना है कि वो क्या थी, ठीक है। So communist China or the People's Republic of China came into being in 1949. There is only one party, that is the Communist Party of China, that holds power there. All the sectors of the economy, including various enterprises and all the land owned by the individuals, were brought under the government control. A program called the Great Leap Forward was launched in 1958, ठीक है। तो वहां पर वन जो है पार्टी रूल चलता है चाइना में। जो सारी चीजें थी, जो सारे आपके प्राइवेट और पब्लिक जो लैंड्स वगैरह थे, एंटरप्राइजेस थे, हर एक चीज को जो है गवर्नमेंट कंट्रोल के अंदर जो है लेकर आया गया था। और फिर जो है ग्रेट लीप फॉरवर्ड जो है वो लॉन्च हुआ था 1958 में। इट एम्ड टू इंडस्ट्रियलाइज द कंट्री ऑन द लार्ज स्केल एंड इन अ शॉर्ट टाइम एज पॉसिबल, ठीक है। For this, people were encouraged to set up industries in their backyards, in villages, village communes और cooperatives were set up, ठीक है। यहाँ पर जो है हम इसका जो क्रिम्स है वो बता रहे हैं
कि इसके लिए क्या किया गया, इसके लिए जो है लोगों को इनकरेज किया गया कि वो जो है इंडस्ट्रीज सेटअप करें उनके बैकयार्ड्स में। उसके बाद में विलेजेस में क्या चीज लाई गई थी, जो कम्यून्स और कोऑपरेटिव्स थे वो सेटअप किए गए थे। कम्यून्स मीन कलेक्टिव कल्टीवेशन ऑफ लैंड। बहुत ही शॉर्ट में हम इसको भी एक्सप्लेन कर देंगे कि भाई कम्यून क्या होता है। कम्यून का मतलब है एक जो है कलेक्टिव कल्टीवेशन ऑफ लैंड। Around 26,000 communes covered almost all the farm population in 1958. The Great Leap Forward program faced many problems. ठीक है, these were क्या problems थी वो देख लेते हैं कि ग्रेट लीप फॉरवर्ड में जो है क्या प्रॉब्लम्स देखने को मिली थी। आप लोगों को ये नहीं बोला गया है कि ग्रेट लीप फॉरवर्ड के जो है सिर्फ आप पॉजिटिव पॉइंट्स बताओ या वो क्या था ये बताओ। आपको सिंपली क्या बोला गया क्वेश्चन में कि एक्सप्लेन करो ग्रेट लीप फॉरवर्ड कैंपेन क्या थी। ठीक है, तो उसमें आप पॉजिटिव नेगेटिव पॉइंट उसके डाल सकते हो बिना कोई प्रॉब्लम के। बस एक चीज ध्यान रखना है कि बहुत ज्यादा स्ट्रेच नहीं करना है, ब्रीफ में जो है सारी चीजों को एक्सप्लेन करते जाओ। So in the earlier phase, a severe drought occurred in China and it killed some 3 crore people. Soviet Russia was comrade to communist. ठीक है, so China but they had a broader dispute. As a result, Russia withdrew its professionals who had been helping China in its industrialization bid. ठीक है, तो जो है अर्लियर फेज में सीवियर ड्रॉट आया, उसके बाद में चाइना और रशिया के बीच में एक टाई अप था कि रशिया जो है वो इस इंडस्ट्रियलाइजेशन को हेल्प कर रही थी। रशिया के जो लोग हैं उन्हें भेजकर, उनके जो एक्सपर्टीज थे उन्हें चाइना में भेजकर, और वो लोग जो है चाइना में आकर चाइना के लोगों को क्या कर रहे थे, उन्हें जो है चीजें समझा रहे थे, उन्हें स्किल्ड बना रहे थे। ठीक है, सो इन चाइना और रशिया के बीच में क्या हुई थी, कोई प्रॉब्लम हुई थी। उसके बाद में रशिया ने क्या किया था, रशिया ने जो है अपने जो भी लोग भेजे गए थे उन्हें वापस बुला लिया था कि नहीं अब ये लोग जो हैं आपके इंडस्ट्रियलाइजेशन में हेल्प नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये चीज हुई थी। तो ये प्रॉब्लम्स जो है ये फेस की गई थी बाय द ग्रेट लीप फॉरवर्ड, और फिर उसी के बाद में जो है नेक्स्ट जो रिफॉर्म्स वगैरह थे वो आए थे। ठीक है, अब आ जाए नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है व्हाट इज मेंट बाय सस्टेनेबल डेवलपमेंट, डिस्कस ब्रीफली 2 स्ट्रैटेजीज ऑफ एनी सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, जो है क्या मतलब व्हाट डू यू मीन बाय सस्टेनेबल डेवलपमेंट, और हमें जो है डिस्कस करना है ब्रीफली एनी 2 स्ट्रैटेजीज को ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, तो सबसे पहले हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है ये बता देंगे स्टूडेंट्स, उसका मतलब बता देंगे, और उसके बाद में जो उसकी स्ट्रैटेजीज है वो हम लोग एक्सप्लेन कर देंगे। सो इट रिफर्स टू दैट डेवलपमेंट विच विल अलाउ all future generation to have an average quality of life. The aim of it is to ensure that present generation should leave quality of life for next generation. ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक ऐसा डेवलपमेंट है जो कि अलाउ करेगा सारी फ्यूचर जनरेशन को कि वो उनके पास में भी क्या हो, एक एवरेज क्वालिटी ऑफ लाइफ है। और जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है उसका एम क्या है, उसका एम ये है कि जो करंट जो हमारी जनरेशन है वो एटलीस्ट जो है एक प्रॉपर क्वालिटी ऑफ लाइफ अपनी फ्यूचर जनरेशन को भी प्रोवाइड करे। ठीक है, so the term sustainable development has its origin in IUCN, that is International Council for the Conservation of Natural Resources. ठीक है, यहाँ से जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो टर्म है वो हमारे पास में आया है। ठीक है, सो स्ट्रैटेजीज ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट एनी 2 लिखना है आपको। ठीक है, अब इसमें अगर आपको जो है आपके एग्जाम में 2 ही लिखना है, अगर 2 की बोला गया है तो तीसरी लिखना ही नहीं है। सो यूज ऑफ एनवायरमेंट फ्रेंडली फ्यूल्स, सो इन अर्बन एरियाज यूज ऑफ CNG is being promoted to be used as fuel. In Delhi, use of CNG in public transport has significantly lowered air pollution. In rural areas, households generally use wood, dung cake or other biomass as fuel. These fuels have several adverse implications like deforestation, reduction in green cover, wastage of cattle dung and air pollution. To overcome these problems, use of LPG and gobar gas is being promoted as they are cleaner fuels. ठीक है, तो फर्स्ट स्ट्रैटेजी हमारी ये हो सकती है कि एनवायरमेंट फ्रेंडली क्या किया जाए, एनवायरमेंट फ्रेंडली फ्यूल्स को जो है यूज किया जाए। देन वी कैन से एस्टैब्लिशमेंट ऑफ मिनी हाइड्रल प्लांट्स। ठीक है, मिनी हाइड्रल प्लांट से आपकी इलेक्ट्रिसिटी जो है वो जनरेट होगी।
with very less amount of pollution. ठीक है, so in mountain regions perpetual streams can be found almost everywhere. These streams can be used to generate electricity through mini hydel plants. These power plants are more or less environment friendly and generate enough power to meet local demands. Moreover, large scale transmission towers and cables are also not required in such plants. ठीक है, तो इसीलिए जो मिनी हाइड्रल प्लांट्स है वो क्या है, वो एक बेटर आइडिया है. ऑल राइट, तो ये क्या हो गए, ये हमारे दो जो हैं आपके स्ट्रैटेजीज हो गई या दो कोई भी ऑप्शंस हो गए कि इस वे से जो आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट अटेन कर सकते हो. यहाँ पर ये दो लिए मैंने, आप लोग आपकी मर्जी के हिसाब से, आपकी कन्वीनियंस के हिसाब से और आपको जो याद है उसके हिसाब से इनके अलावा कोई और भी जो है आपके आंसर में पुट कर सकते हो. ठीक है, फिर आ जाते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर. एक्सप्लेन द रोल ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इन इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ द कंट्री. ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का क्या रोल है इकोनॉमिक ग्रोथ में कंट्री का, ये हमें एक्सप्लेन करना है. सो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इज रिलेटिव टू इकोनॉमिक ग्रोथ इन फॉलोइंग मैनर्स. कैसे रिलेटेड है देखते हैं. इंक्रीज इन प्रोडक्शन, प्रोडक्शन बढ़ेगा तो इकोनॉमिक ग्रोथ होगी. प्रोडक्शन कैसे बढ़ेगा, अगर ज्यादा अच्छा ह्यूमन कैपिटल है तो ज्यादा जो है अच्छी चीजें बन सकती है, प्रोडक्शन हो सकता है, इनोवेशन हो सकते हैं, इन्वेंशन हो सकते हैं. ठीक है, सो इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल through expenditure on education, health, etc. enhances the productivity of workforce as they become physically fit and skilled in their jobs. ठीक है, जो अगर हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं ह्यूमन कैपिटल में थ्रू एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन, हेल्थ एक्सेट्रा, तो ये एनहांस करता है जो प्रोडक्टिविटी है वर्कफोर्स की उसे, जिसकी वजह से जो है जो वर्कफोर्स है वो फिजिकली फिट बनता है, वो स्किल्ड बनता है, तो वो ज़्यादा अच्छा क्या कर सकता है, प्रोडक्शन प्रोसेस में हेल्प कर सकता है. इट लीड्स टू एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ द मटेरियल इनपुट्स एंड कैपिटल. With increase in productivity, production increases at an increasing rate and hence economic growth accelerates. ठीक है, तो जैसे ही प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी तो उसकी वजह से जो प्रोडक्शन है वो इंक्रीज होगा इंक्रीजिंग रेट पर, और उसकी वजह से जो है इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो एक्सेलरेट होगी. ठीक है, improvement in quality of life. Quality of life depends on income, education and skill and health. Human capital formation makes people productive and creative. It helps them to transform their lives. People enjoy better quality of life if they have good human capital. ठीक है, बेटर जो है इम्प्रूव्ड क्वालिटी ऑफ लाइफ मिलेगी अगर ज़्यादा अच्छा जो है वो चीज़ें अगर वो ज़्यादा कमा पाएंगे तो ज़्यादा जो है बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है उनके पास में होगी, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वो एनहांस होगा. इंक्रीजेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी. सो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इंक्रीजेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑफ द पीपल. हेल्दी फैसिलिटीज एंड अवेलेबिलिटी ऑफ न्यूट्रिटिव फूड अनेबल पीपल टू लिव अ हेल्दी एंड लॉन्ग लाइफ. अगर एक पर्सन की लाइफ एक्सपेक्टेंसी ज़्यादा है तो वो ज़्यादा टाइम तक जो है प्रोडक्शन में कंट्रीब्यूट कर सकता है, प्रोडक्टिव एक्टिविटी में कंट्रीब्यूट कर सकता है. अल्टीमेटली जो जीडीपी है वो ज्यादा जो है ग्रो होगा अगर ज्यादा वर्कफोर्स वर्क कर रही है या उस चीज में लगी हुई है. तो इनोवेटिव स्किल्स. ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन फैसिलिटेट्स एडॉप्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजीज टू लेबर फोर्स. ठीक है, अगर प्रॉपर ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन हुआ है तो वो एक अडेप्टिव कैपेसिटी जो है वो इनबिल्ड कर देता है इन दी लेबर फोर्स. दिस इंक्रीजेज इन्वेंशंस एंड इनोवेशंस एंड लीड टू इंक्रीज इन इकोनॉमिक ग्रोथ. ठीक है, आई गेस क्लियर है ये सारे पॉइंट्स आप लोगों को. अब इसका जो और वाला क्वेश्चन है उस पर आते हैं. 4 मार्क्स का क्वेश्चन था स्टूडेंट्स, इसलिए हमने 4 पॉइंट्स लिख दिए, इससे ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है. ज्यादा ही आपका मन कर रहा है तो 5 लिखना, 5 से ज्यादा तो बिल्कुल मत जाना. ठीक है, वैसे 4 इज सफिशिएंट अगर आपने प्रॉपर्ली एक्सप्लेन कर दिया है तो. अब उसी क्वेश्चन का एक और वाला क्वेश्चन है, इसे देखते हैं क्या गिवन है. Human capital formation gives birth to innovation, invention and technological improvement. Do you agree with the given statement? Support your answer with valid arguments. ठीक है, जो human capital formation है that gives birth to innovation, invention and technological improvements. क्या आप इस चीज से एग्री करते हो? If yes, you need to support with the valid arguments. तो क्या आप इससे एग्री करते हो? बिल्कुल करते हैं. अगर एक प्रॉपर ह्यूमन कैपिटल का फॉर्मेशन हुआ है तो उसकी वजह से इनोवेशन, इन्वेंशन, टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट्स आएंगे, बिकॉज हमारी स्किल्स उतनी बढ़ गई है कि अब जो है हम कुछ भी प्रॉपरली जो है कुछ नया सोच सकते हैं, उसे कैसे इम्प्लीमेंट करना है वो चीजें देख सकते हैं. तो ये सारी चीजें जो है वो कंसिडर की जा सकेगी. ठीक है, सो आई एग्री विद द स्टेटमेंट दैट ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन गिव्स बर्थ टू इनोवेशन, इन्वेंशन एंड टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट्स
बाय एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन, एजुकेशन पर एक्सपेंडिचर से होगा. इट इज द मोस्ट इफेक्टिव वे ऑफ रेजिंग अ प्रोडक्टिव वर्क फोर्स इन द कंट्री. लेबर स्किल ऑफ एन एजुकेटेड पर्सन इज मोर क्या हो गया, लेबर स्किल ऑफ एन एजुकेटेड पर्सन इज मोर देन दैट ऑफ द अनएजुकेटेड पर्सन. इंडिविजुअल्स इन्वेस्ट इन एजुकेशन टू इंक्रीज देयर फ्यूचर इनकम एंड रेज द लिविंग स्टैंडर्ड. ठीक है, अगर ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन है दैट मीन्स एक्सपेंडिचर हो रहा है किस पर, एजुकेशन पर. एक एजुकेटेड पर्सन जो है वो इन सारी चीजों को ज्यादा जो है क्या कर सकता है, इफेक्टिवली इन पर वर्क कर सकता है एज कंपेयर टू एन अनएजुकेटेड पर्सन. आई गेस इसमें तो किसी को कोई भी जो है दिक्कत प्रॉब्लम नहीं होगी. देन एक्सपेंडिचर एंड हेल्थ पर आ जाओ. एक हेल्दी पर्सन जो है वो ज्यादा जो है प्रोडक्टिव वे में वर्क करेगा एज कंपेयर टू एन अनहेल्दी पर्सन. ऑन दी जॉब ट्रेनिंग की बात करें तो ऑन दी जॉब ट्रेनिंग में क्या होगा, अगर एक पर्सन के पास में प्रॉपर ट्रेनिंग है, प्रॉपर स्किल्स है, तो उसे पता है कि कैसे वर्क करना है, कैसे जो है आप न्यू टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करो, वो चीज उसे पता है. तो उसकी वजह से हम ज्यादा जो है बेटर टर्म्स एंड मीन्स पर जो है वर्क कर सकते हैं. ठीक है, उन्हीं चीजों को आपको क्या करना है, यहाँ पर एक्सप्लेन कर देना है. आई गेस आप लोगों को क्लियर है. इसे आप लोग देख लीजिए. देखो इन चीजों को जो है ना सिर्फ रीड करने का कोई मतलब नहीं है, एक्सप्लेन मैंने आप लोगों को कर दिया है. और डिटेल एक्सप्लेनेशन के लिए आप लोग जो वीडियोज है वो देख सकते हैं इफ अगर आप लोगों को यहाँ से नई चीजें समझ में आई हो तो. ठीक है, उसके बाद में आ जाए नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर. देखते हैं क्या क्वेश्चन है. व्हाट आर द मेजर फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द हाई ग्रोथ ऑफ सर्विस सेक्टर. सर्विस सेक्टर का जो हाई ग्रोथ है उसके पीछे के मेजर फैक्टर्स कौन से रिस्पॉन्सिबल है. क्वेश्चन ऑफ 6 मार्क्स, 6 मार्क्स के अकॉर्डिंग हमें आंसर करना है. 100 to 150 वर्ड्स में जो है हमें इसे आंसर करना रहेगा. सो द मेजर फैक्टर्स दैट लेड टू द ग्रोथ ऑफ सर्विस सेक्टर इन इंडिया आर एज फॉलोज. फर्स्ट वन इज हाई डिमांड फॉर सर्विस एज फाइनल आउटपुट. ठीक है, क्या जो है रीजंस रहे हैं जो ज्यादा एक मैसिव ग्रोथ हम लोगों ने देखी है सर्विस सेक्टर में, उसके पीछे के क्या रीजंस रहे हैं उसे हम लोग एक्सप्लेन कर देते हैं. सबसे पहले है हाई डिमांड फॉर सर्विसेज एज फाइनल प्रोडक्ट. सो इंडिया वाज अ वर्जिन मार्केट फॉर सर्विस सेक्टर. ऑलराइट, इंडिया क्या था, एक वर्जिन मार्केट था. दैट मीन्स इंडिया में जो है सर्विस सेक्टर था ही नहीं. लेकिन आफ्टर रिफॉर्म्स एंड ऑल सर्विस सेक्टर आया, और सर्विस सेक्टर आने के बाद में बहुत ही जो है क्लीनली वो सारी जगहों पर क्या हो गया, स्प्रेड हो गया. और आज की डेट में सर्विस सेक्टर ही सबसे ज़्यादा क्या कर रहा है, एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर रहा है, सबसे ज़्यादा जो है ग्रोथ में कंट्रीब्यूट कर रहा है, और सबसे अच्छे से वर्क हमारा सर्विस सेक्टर ही कर रहा है. सो व्हेन सर्विस सेक्टर स्टार्टेड बूमिंग ड्यू टू बिजनेस आउटसोर्सिंग फ्रॉम द डेवलप्ड कंट्रीज टू इंडिया, देयर वाज अ वेरी हाई इन डिमांड for these services, especially for banking, computer services, advertisement and communication. This high demand in turn led to high growth rate of the service sector. ठीक है, लिबरलाइजेशन एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म्स जो है वो भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है. द ग्रोथ ऑफ द इंडियन सर्विस सेक्टर इज ऑल्सो एट्रीब्यूटेड टू द लिबरलाइजेशन एंड वेरियस इकोनॉमिक रिफॉर्म्स that were initiated in 1991. Due to these reforms, various restrictions on the movement of international finance were minimized. This led to huge inflow of foreign capital, foreign direct investment and outsourcing to India. This encouraged the service sector growth. ठीक है, तो जो liberalization and economic reforms थे वो भी responsible थे सर्विस सेक्टर की ग्रोथ में. Structural transformation. So Indian economy is experiencing structural transformation that implies shift of economic dependence from primary to tertiary sector. Due to this transformation, there was increased demand of services by other sectors which boosted the service sector. ठीक है, देखो यहाँ पर सिर्फ हम लोग पॉइंट्स देखते जाते हैं कि क्या क्या चीजें थी. एडवांस टेक्नोलॉजी और ग्रोथ ऑफ आईटी, हमारे पास में ज्यादा बेटर टेक्नोलॉजी आई, आईटी ग्रो करने लगा, तो वो जो एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट होती गई. ठीक है, सो द एडवांसमेंट एंड इनोवेशन इन द आईटी सेक्टर enabled the use of internet, telecommunication, mobile phone and electronic transactions across different countries. All this contributed to the growth of the service sector in India. ठीक है, then increased volume of trade. So low tariff and low tariff barriers on imports by India are also responsible for high growth rate of the service sector. The foreign trade reforms enable the domestic products to interact and compete with the international markets. ठीक है, तो ये चीज भी है कि जो लो टेरिफ और नॉन टेरिफ बैरियर्स हैं इंपोर्ट्स पर इंडिया में, उसकी वजह से भी जो है ये जो सर्विस सेक्टर है वो ग्रो हुआ है. चीप लेबर एंड रीजनेबल डिग्री ऑफ स्किल इन इंडिया. इंडिया में चीप लेबर मिलता है और
प्रॉपर जो है जो स्किल्स की रिक्वायरमेंट है वो इंडिया में है, वो इंडिया के लोगों के पास में है, तो इसीलिए जो है ये जो आउटसोर्सिंग वाला सेक्टर है हमारा वो काफी एनहांस हुआ, एंड दैट इज अ सर्विस सेक्टर ओनली, ठीक है, दैट इज द पार्ट ऑफ द सर्विस सेक्टर ओनली. सो ड्यू टू द अवेलेबिलिटी ऑफ चीप लेबर एंड रीजनेबल डिग्री ऑफ स्किल्ड मैन पावर इन इंडिया, developed countries found outsourcing to India feasible and profitable. The business outsourcing in itself provides substantial encouragements like development of human capital that requires services like good coaching centers and reputed institutions etc. to the growth of service sector. ठीक है, तो ये भी पर्टिकुलर रीजन रहा सर्विस सेक्टर के ग्रोथ में. कितने मार्क्स का क्वेश्चन था? 6 मार्क्स का. हमने 6 पॉइंट्स लिख दिए. आंसर जो है वो यहाँ पर हमारा कंप्लीट हो जाता है. ऑल राइट, अब आ जाते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर. देखते हैं क्या क्वेश्चन है. एग्रीकल्चरल मार्केटिंग हैज अ लॉन्ग वे विद द इंटरवेंशन ऑफ द गवर्नमेंट. डिस्कस. जो एग्रीकल्चर मार्केटिंग है उसका एक बहुत ही लंबा वे है विद द इंटरवेंशन ऑफ द गवर्नमेंट. इसे डिस्कस कीजिए कि गवर्नमेंट का इंटरवेंशन क्यों हुआ और क्या क्या जो है सारे उसके पीछे के रीजंस हैं. ठीक है, सो एग्रीकल्चर मार्केटिंग इज द प्रोसेस दैट इन्वॉल्व्स असेंबलिंग, स्टोरेज, प्रोसेसिंग, ट्रांसपोर्टेशन, पैकेजिंग, ग्रेडिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट एग्रीकल्चरल कमोडिटीज अक्रॉस द कंट्री. सबसे पहले बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में हम क्या बता देंगे कि एग्रीकल्चरल मार्केटिंग का मतलब क्या होता है. देन उसके बाद में आगे की चीजों पर आते हैं. Prior to independence, farmers, while selling their produce to traders, suffered from faulty weighing, low prices and manipulation of accounts. They also did not have proper storage facilities to keep back their produce for selling later at the better prices. Therefore, state intervention became necessary to regulate the activities of private traders. ठीक है, प्रायर टू इंडिपेंडेंस ये सारी प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिली. उसके बाद में आफ्टर इंडिपेंडेंस ऑल्सो ये सारी चीजें जो है ये प्रिवलेंट थी, तो इसी के लिए जो है फिर गवर्नमेंट को क्या करना पड़ा, इंटरवीन करना पड़ा, बिकॉज वो जो चीज है वो फार्मर्स के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी हो गई थी गवर्नमेंट का इंटरवेंशन. अदरवाइज हमारे जो फार्मर्स हैं वो बहुत ही ज्यादा एक्सप्लॉइट हो रहे थे और वो अपनी जो इनकम है, जो एकदम लो इनकम ग्रुप है, उससे ऊपर नहीं बढ़ पा रहे थे बिकॉज ऑफ ऑल दीज मैल प्रैक्टिसेस. ठीक है, तो इसीलिए जो है एग्रीकल्चरल मार्केटिंग में गवर्नमेंट का इंटरवेंशन जो है वो क्या हुआ, वो इंक्रीज हुआ. सो द फर्स्ट स्टेप फॉर रेगुलेशन ऑफ मार्केट वाज टू क्रिएट ऑर्डरली एंड ट्रांसपेरेंट marketing conditions. Second is the provision of physical infrastructure facilities like roads, railways, warehouses, godowns, cold storages and processing units. ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप इसकी क्या हो गई, जो मार्केट्स है उनका प्रॉपर्ली रेगुलेशन, और सेकेंडली हम इसमें बोल रहे हैं कि जो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी है जैसे कि रोड, रेलवेज और ये सारी चीजें, इनका क्या, इनकी जो है जरूरत होना. ठीक है, अगर आपको प्रॉपर एक एग्रीकल्चरल मार्केट फॉर्म करना है तो ये सारी चीजों का होना क्या है, जरूरी है. ठीक है, cooperative marketing and residing fair prices of farmers product is the third aspect of the गवर्नमेंट इनिशिएटिव. थर्ड स्टेप क्या था गवर्नमेंट इनिशिएटिव का, जो कोऑपरेटिव मार्केट है जिसमें कि फार्मर्स को फेयर प्राइस मिल सके. ठीक है, फार्मर्स के जो प्राइजेस है वो फेयरली उन्हें जो है मिल सके, ये थर्ड स्टेप था गवर्नमेंट का. ठीक है, the success of milk cooperatives in transforming the social and the economic condition of Gujarat and some other parts of the country is testimony to the role of cooperatives. ठीक है, the fourth element is the policy instruments like जो आपका थर्ड वाला एलिमेंट है दैट इज जो कॉपरेटिव्स वाला है, उसके लिए हमने एक्सप्लेन भी किया विद एग्जांपल कि जो गुजरात में मिल्क कॉपरेटिव्स वगैरह थे उनका बहुत ही सक्सेसफुल होना. ठीक है, तो वैसे ही जो है उसके अलावा और भी जगहों पर कॉपरेटिव सक्सेसफुल देखे गए थे. तो वो जो थर्ड इनिशिएटिव था कॉपरेटिव मार्केटिंग या कॉपरेटिव जो आपका पूरा प्रोसेस है, उसके लिए क्या था, वो एक चीज बता रहा था कि हाँ इसमें सक्सेस रेट है. जो फोर्थ एलिमेंट था पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट का, जो फोर्थ एलिमेंट था एग्रीकल्चरल मार्केटिंग में, दैट वाज ऑफ द पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट, जैसे कि अश्योरेंस ऑफ मिनिमम सपोर्ट प्राइसेस हो गया. ठीक है, उसके बाद में मेंटेनेंस ऑफ बफर स्टॉक हो गया, ताकि अगर कहीं पर भी फेमाइंस वगैरह आ रहे हैं तो उस बफर स्टॉक को क्या किया जा सके, यूज किया जा सके और उस पर्टिकुलर एरिया को जो है सर्वाइवल के लिए एक खाना प्रोवाइड किया जा सके. ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड ग्रेन्स थ्रू पीडीएस, दैट इज पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम. ठीक है, तो ये कुछ स्टेप्स थे जो कि गवर्नमेंट ने लिए थे. ठीक है, फॉर दी एग्रीकल्चरल मार्केटिंग. और गवर्नमेंट एग्रीकल्चरल मार्केटिंग में क्यों इंटरवीन की, उसका जो एक मेन पॉइंट था वो हम लोग फर्स्ट वाले पैराग्राफ में अपना बता चुके हैं. ऑल राइट, आई गेस क्वेश्चन क्लियर. अब आ जाओ इसी के और वाले क्वेश्चन पर.
स्टडी द फॉलोइंग चार्ट शोइंग द ग्रोथ ऑफ एग्रीकल्चरल क्रेडिट एंड एनालाइज द ट्रेंड फ्रॉम 1990 टू 2010। ये एक चार्ट गिवन है स्टूडेंट्स हम लोगों के पास में, हमें क्या करना है, हमें इसे स्टडी करना है और 1990 से लेकर 2010 तक का जो ट्रेंड चला है उसे हमें एक्सप्लेन करना है। ठीक है, क्या चीज गिवन है ये देखते हैं। ग्रोथ इन एग्रीकल्चरल क्रेडिट के बारे में आपके पास में इंफॉर्मेशन है। यू हैव कोऑपरेटिव्स, यू हैव कमर्शियल बैंक एक्सक्लूडिंग आरआरबीज एंड यू हैव आरआरबीज। अब यहाँ पर हो सकता है कि आपकी लाइंस जो है वो आपको लग रहा है सारी कोइंसाइड कर रही है, हमें समझ नहीं आ रहा है, तो एक बार मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। एक एक लाइन जो है हमारा जो एक एक ग्राफ है उसे एक्सप्लेन कर देती हूँ। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे विथ कोऑपरेटिव्स। ठीक है, कोऑपरेटिव्स वाली जो हमारा ग्राफ है दैट इज दिस, ये हमारा कोऑपरेटिव्स वाला ग्राफ है। ठीक है, अब इसे हमें स्टडी करना है। तो देखो 1990 में ये 10% था आपके कोऑपरेटिव्स का जो ग्रोथ है एग्रीकल्चरल सेक्टर में। फिर एकदम से इस पर्टिकुलर ईयर में कुछ 1993 में हम लोग बोल सकते हैं कि ये हाइक पर गया, समथिंग अराउंड 30 to 32% का जो है हाइक गया। फिर इसमें ड्रॉप हम लोगों ने देखा है 1997 1999 वाले फेज में। ठीक है, फिर से ये बहुत ज्यादा हाइक पर गया और ये समथिंग अराउंड चला गया आपके 50% के आसपास। ठीक है, 50 to 60% के मिडिल में कहीं ना कहीं ये था। फिर आपने 2002 में एक जो है स्टीप ड्रॉप देखा, उसके बाद में ये ग्रोथ की बोल रहे हैं कि ईयर ऑन ईयर कितना ग्रोथ हुआ है। ठीक है, तो 2002 में एक स्टीप ड्रॉप देखा जहां पर आपके 2001 में 50-55% के आसपास जो ग्रोथ थी, वही 2002 में 10% के आसपास जो है ग्रोथ चली गई थी उसकी। फिर उसके बाद में आपने फिर जो है उसकी ग्रोथ कम देखी और जैसे कि हमने जो स्टार्ट किया था 1990 में जितनी ग्रोथ थी उतने से भी कम आपकी 2010 में ग्रोथ थी ऑफ दी कोऑपरेटिव्स। अब इस चीज को हम लोग अपने आंसर्स में कैसे लिखेंगे, उसे जब आंसर देखेंगे तब मैं आप लोगों को बता दूंगी। उसके बाद में आ जाओ अब नेक्स्ट वाली पर, दैट इज कमर्शियल बैंक एक्सक्लूडिंग आरआरबीज। अगर कमर्शियल बैंक एक्सक्लूडिंग आरआरबीज की बात की जाए तो ये जो पर्टिकुलर ग्राफ है वो आपका बता रहा है कमर्शियल बैंक एक्सक्लूडिंग आरआरबीज के बारे में। इन 1990 ग्रोथ वाज 10%, वही जो है धीरे धीरे इसमें स्टेडली जो है हम लोगों ने ग्रोथ देखी है। 2005-06 में ये इसकी ग्रोथ रेट सबसे हाई थी, समथिंग अराउंड 30% के आसपास थी। उसके बाद में वो फॉल हुआ ग्रोथ रेट और फिर जो है वो एक हम ये बोल सकते हैं कि एक स्टेबल ग्रोथ जो है वो हमें देखने को मिली है। ठीक है, इन दी कमर्शियल बैंक्स एक्सक्लूडिंग आरआरबी। फिर आ जाओ किस पर, आरआरबीज पर आ जाओ। अब आरआरबीज की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ से स्टार्ट हुई है 1992 से। ठीक है, ये आरआरबीज का जो है हमारे पास में ग्राफ गिवन है। तो आरआरबीज में भी हम लोग बोल सकते हैं कि एक स्टेडली ग्रोथ था, बीच में थोड़ा बहुत जो है क्या हुआ है, लो गई थी ग्रोथ रेट, फिर वो इंक्रीज हुई, सबसे हाई आपकी वही 2005-06 में देखने को मिली, फिर थोड़ी थोड़ी क्या हो गई, ये फॉल हो गई। ठीक है, सो ये पूरी चीजें जो है ये आपके ग्राफ में गिवन है। अब इसे हम लोग आंसर में कैसे लिखने वाले हैं उस चीज को समझो कि कैसे जो है आपको एक ग्राफ को इंटरप्रेट कर उसे अपने आंसर में फ्रेम करना होता है। सो द ग्रोथ ऑफ रूरल इकोनॉमी डिपेंड्स प्राइमरली ऑन इन्फ्यूजन ऑफ कैपिटल from time to time to realize higher productivity in agricultural and non-agriculture sectors. A major change occurred after 1969 when India adopted social banking and multi-agency approach to adequately meet the needs of the rural credit. ठीक है, जो एक मेजर चेंज वो कब से अकर हुआ, 1969 से जो है ये ऑकर हमने देखा, इसके पहले ये 1990 से डेटा है, 1969 से जो है एक मेजर चेंज आने लगा जब से जो है गवर्नमेंट ने सोशल बैंकिंग और ये जो एग्रीकल्चरल क्रेडिट है ये वाला जो सिस्टम है ये अडॉप्ट किया था। ठीक है, Then later the National Bank of Agriculture and Rural Development (NABARD) was set up in 1982 as an apex body to coordinate the activities of all the institutions involved in rural financial system. The institutional structure of rural banking today consists of a set of multi-agency institutes, namely commercial bank, regional rural bank and cooperatives. यहाँ पर ग्रोथ इन एग्रीकल्चरल क्रेडिट था, हमने इनिशियली क्या किया, सबसे पहले एग्रीकल्चरल क्रेडिट को थोड़ा सा एक्सप्लेन किया क्या क्या चीजें हैं इसमें। ओके, नाबार्ड है जो कि एक अपेक्स बॉडी है। अब हम लोग आए अपने पॉइंट पर, दैट इज मेनली ये जो इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर है रूरल क्रेडिट का, इसे हम जो वेरियस आपके मल्टी एजेंसी इंस्टीट्यूशंस है उसमें डिवाइड कर सकते हैं, जैसे कि कमर्शियल बैंक जो कि यहाँ पर बताई गई है, रीजनल रूरल बैंक्स जिसकी बात यहाँ पर हुई है, और कोऑपरेटिव्स जिसकी बात ये हुई है। ठीक है,
तो मेनली हमने जो है इन तीनों का जो जिक्र है वो यहाँ पर कर दिया है। अब आगे जो है इसे क्या कर देंगे, हम एक्सप्लेन कर देंगे। सो द चार्ट शोज द ग्रोथ ऑफ एग्रीकल्चरल क्रेडिट सिंस द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991. The share of cooperatives in agricultural credit showed a steep rise in 1991 and its share in total credit went up to 35% and continued till 1995. ठीक है, cooperatives के बारे में बता रहे हैं कि cooperatives जो है उसमें एकदम से जो है steep rise देखा था हमने, राइट? ये जो है क्या हुआ है, यहाँ पर एक steep rise हुआ है, फिर यहाँ पे fall हुआ है, तो उस fall को भी बता रहे हैं और फिर वापस जो है rise हुआ है, ठीक है। So steep rise and its share in total credit went up to 35% and continued till 1995 before falling down to 10% in 1988. In 1988, the cooperatives got a boost and became the major agricultural credit agency, with its share going up to as high as 60% in 2001. Since then, it seems the people have lost trust in finance from cooperatives and the share went down to almost nil in 2009. ठीक है, तो 2001 में वो एकदम पीक पे था 60%, और फिर जो है 2001 में हम लोगों ने देखा ही कि 1990 से भी क्या हो गया है, 1990 से भी क्या हो गया, वो कम पे चला गया। तो 2001 में वो 2009 में वो ऑलमोस्ट जो है नील तक चला गया है। Then comes to commercial banks. So commercial banks and regional rural banks have shown a consistent growth since 1990 and almost share the credit market equally. This may be because of control of Reserve Bank of India on both these institutions. ठीक है, तो कमर्शियल बैंक और रीजनल रूरल बैंक जैसे कि हम लोगों ने देखा ही कि एक स्टिड जो है राइज देखने को मिला था, तो एक जो है कंसिस्टेंट ग्रोथ देखा है 1990 से, और उसके पीछे का रीजन ये हो सकता है कि वो जो है आपके रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से बैक्ड होते हैं, तो वहां पर जो ट्रस्ट है वो ज्यादा रहता है, इसीलिए जो है उसकी जो ग्रोथ रेट है वो एक स्टेडली हम लोगों ने देखी है। ठीक है, कंसिस्टेंट जो है ग्रोथ देखने को हमें मिली है। ऑल राइट, विद दिस क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है, साथ ही साथ हमारा जो ये सैम्पल पेपर था, सैम्पल पेपर 4, ये भी हो जाता है कंप्लीट। आई गेस ये जो पूरा सैम्पल पेपर था ये आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया है, अच्छे से सारी चीज जो है वो क्लियर हो गई है। अब इस वीडियो को एंड करने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन स्टूडेंट्स, दैट इज ये जो सारे वीडियोज है ये आप लोग बहुत ही इजीली एक्सेस कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ आवर वेबसाइट www.magnetbrains.com, या फिर जो मैग्नेट ब्रेन्स का ऐप है उससे भी आप जो है इन वीडियोस को एक्सेस कर सकते हो। जब आप वेबसाइट या ऐप अगर आप विजिट करोगे तो वहां पर आप लोग देखोगे कि हर एक चीज जो बहुत ही सिस्टमैटिकली अरेंज्ड है, जिससे कि आपको कोई भी काइंड ऑफ वीडियो को फाइंड आउट करने में प्रॉब्लम नहीं होती है। ऑल्सो हमारा जो यूट्यूब चैनल है मैग्नेट ब्रेन्स, आप लोग उसे सब्सक्राइब करें, इन वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, एंड प्लीज डू लाइक द वीडियोस। थैंक यू।